Friends, in this video, we are going to revise the B.Ed course Gender, School and Society. So let's have a look at the outline of this course. There are 4 units. First is about the key concepts. Second is about gender challenges and education. Third is about gender issues and role of a teacher. And fourth is about role of the media and life skills education. So let's begin with the meaning and concept of gender. Gender को हिंदी में हम लिंग कहते हैं. It is a socially constructed concept that shapes the roles, behaviors, responsibilities and expectations assigned to individuals in society. ये समाज द्वारा निर्मित है या सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है और ये समाज में व्यक्तियों की भूमिकाएं, व्यवहार, जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को निर्धारित करता है और ये एजुकेशन में, फैमिली लाइफ में, कल्चर में और सोशल इंस्टीट्यूशंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर्स को इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वे इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। इंक्लूसिव को हिंदी में हम समावेशी कहते हैं, जिसमें वे सभी लिंगों को समावेश कर सकें और इक्विटेबल का मतलब है कि उनकी जो विशेष ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर सकें। आइए इसके मीनिंग को जानते हैं। ये वे भूमिकाएं, व्यवहार, गतिविधि और विशेषताएं हैं जो समाज पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त समझते हैं। इट रिफर्स टू द रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट अ गिवन सोसाइटी कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल सेक्स। ये जैविक लिंग से अलग है। बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इज नोन एज सेक्स। सेक्स का मतलब क्या है? जैविक अंतर, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और क्रोमोसोम्स। जेंडर क्या है? ये सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी, समाज द्वारा निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर, जैसे बॉयज आर स्ट्रॉन्ग एंड गर्ल्स आर केयरिंग। So sex is natural and biological and gender is socially created and learned through socialization. जो सेक्स है वो प्राकृतिक और जैविक है और जेंडर समाज द्वारा निर्मित है और इसे हम समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं। Now let's know its definition. It is a social category based on cultural expectations rather than biological differences. ये ऐसी सामाजिक कैटेगरी है जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड है, सांस्कृतिक अपेक्षाओं पर आधारित है, बजाय जैविक अंतर के। एंड इट रिफर्स टू सोशली डिफाइंड रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैन एंड वुमेन। और इसमें पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को डिफाइन किया जाता है। जेंडर डायनामिक होता है, मीन से गतिशील है। ये स्थान, समय और संस्कृतियों में अलग होता है और ये समय के हिसाब से बदलता है। आइए इसके अंतर को जानते हैं। सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर सोशल और कल्चरल है। सेक्स बाय बर्थ डिटरमाइन हो जाता है और जेंडर को सोसाइटी डिटरमाइन करती है। सेक्स फिक्स होता है, जेंडर फ्लेक्सिबल है। सेक्स के एग्जाम्पल्स है लाइक मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल, जेंडर के मास्कुलाइन और फेमिनाइन। आइए जानते हैं कि इसे सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे बायोलॉजी अकेली निर्धारित नहीं करती है। ये निर्धारित होता है परिवार, समाज, विद्यालय, मीडिया, रिलीजन और कल्चर के द्वारा। ये सभी अभिकरण हैं। सबसे पहला जो संस्थान है वो है परिवार। यहाँ बच्चे ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से जेंडर रोल्स को सीखते हैं। जो लैंगिक भूमिकाएं हैं वो देखकर और नकल करके सीखते हैं। स्कूल में टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस और पीयर इंटरेक्शन से वे जेंडर नॉर्म्स को सीखते हैं या ये सभी जेंडर नॉर्म्स को रीइंफोर्स करते हैं। थर्ड है मीडिया। मीडिया भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को शेप करता है, जैसे टेलीविजन, फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट में हम जो देखते हैं उसी से हम अपनी पहचान को निर्मित कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन एंड कल्चर। संस्कृति और धर्म भी जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर को डिफाइन करता है। जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो भी हमें बताते हैं कि लिंग उपयुक्त व्यवहार क्या है। इसके एग्जाम्पल है जैसे इन मेनी सोसाइटीज गर्ल्स आर एनकरेज टू प्ले विद डॉल्स। लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे गुड़ियों के साथ खेलें और लड़कों को एनकरेज किया जाता है कि वे कार और स्पोर्ट इक्विपमेंट्स के साथ खेलें। आइए इसकी विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहली विशेषता यही है कि ये समाज द्वारा निर्मित है, सोशली कंस्ट्रक्टेड, और ये समय और स्थान के हिसाब से बदलता है। इट इन्वॉल्व्स पावर रिलेशंस। इसमें शक्ति संबंध भी जुड़े होते हैं कि लिंग के आधार पर शक्ति संबंध निर्धारित किए जाते हैं। उनको निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान की जाती है। एक के पास होती है, दूसरे के पास नहीं। और जो संसाधन है उन पर अधिकार भी ये लिंग निर्धारित करता है कि किसके पास शिक्षा का, संपत्ति का अधिकार हो, किसके पास नहीं। इट इन्फ्लुएंसेस आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये पहचान का निर्माण करती है। एंड इट क्रिएट्स जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। ये लैंगिक भूमिकाएं और जो रूढ़िवादिता है उसको उसका निर्माण भी करती है। आइए जानते हैं जेंडर रोल्स के बारे में। इसका मीनिंग अच्छे से आप पढ़िएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जेंडर रोल्स मीन्स व्हाट। सो दीज आर सोशली एक्सपेक्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। पुरुष और महिलाओं से जो व्यवहार अपेक्षित होता है उसे हम लैंगिक भूमिकाएं कहते हैं। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स भी हम देखते आ रहे हैं, जैसे मेन आर सीन एज ब्रेड विनर्स, स्ट्रॉन्ग एंड डिसीजन मेकर्स। उनको अर्थ कमाने वाले के रूप में देखा जाता है कि रोजी रोटी कमाने की जिम्मेदारी पुरुषों को दी जाती है। उनको स्ट्रॉन्ग माना जाता है और ये माना जाता है कि निर्णय उन्हीं को लेना चाहिए। और विमेन आर सीन एज होम मेकर, नर्चरिंग एंड ओबीडियंट। उनको गृहिणी के रूप में देखा जाता है, पालन पोषण करने वाली और आज्ञाकारी। और ये जो रोल्स हैं वो इंडिविजुअल पोटेंशियल को लिमिट करते हैं, मीन जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं उनको सीमित करते हैं और असमानता को बल देते हैं। एंड रीइंफोर्स इनइक्वालिटी। नाउ लेट्स नो द मीनिंग ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये कुछ फिक्स्ड आइडियाज हैं, स्थायी विचार हैं जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं अबाउट हाउ मेन एंड वुमेन शुड बिहेव। पुरुष और महिलाओं को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके जो स्थायी विचार हैं उनको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, गर्ल्स आर इमोशनल,
Boys are better at mathematics, girls are better at cooking, men do not cry and women are emotional. ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करते हैं और स्कूल और सोसाइटी में इनइक्वालिटी को भी बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं जेंडर आइडेंटिटी के बारे में। इसको हिंदी में हम लिंग पहचान या लैंगिक पहचान कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है हाउ अ पर्सन सीज देमसेल्व्स। व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है उसे हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। जेंडर आइडेंटिटी रिफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड एक्सपीरियंस देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ जेंडर। जेंडर के संदर्भ में व्यक्ति स्वयं को किस तरह से देखता है और अनुभव करता है उसी को हम लैंगिक पहचान कहते हैं। और ये सेक्स से डिफरेंट हो सकती है। सम इंडिविजुअल्स में आइडेंटिफाई डिफरेंटली फ्रॉम द सेक्स असाइन्ड एट बर्थ। नाउ लेट्स नो कि जेंडर और एजुकेशन में क्या रिलेशन है। एजुकेशन जेंडर इनइक्वालिटी को कई बार रीइंफोर्स करती है और ये उसे चैलेंज भी कर सकती है। स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों से अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन भी अनइक्वल होता है, आई मीन जो भागीदारी होती है उसमें भी असमानता देखने को मिलती है। और टेक्स्ट बुक्स भी बायस्ड होती हैं जो विमेन को डोमेस्टिक रोल्स में दिखाती है, मीन्स मेन और विमेन के रोल्स को भी स्टीरियोटिपिकल बना देती हैं। और गर्ल्स को एनकरेज नहीं किया जाता साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। अब ऐसी सिचुएशंस में टीचर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना चाहिए, समान अवसर देने चाहिए, जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी का यूज करना चाहिए, मीन्स जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं वे भी जेंडर सेंसिटिव होने चाहिए ताकि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो और दोनों को एक विकसित होने के समान अवसर मिले। इंक्लूसिव करिकुलम का यूज करना चाहिए, मीन समावेशी पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए जिसमें सभी लिंगों का समावेश हो सके और डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि डाइवर्सिटी को समझना कि सभी अलग हैं और उनका आदर करना। अब हम जानते हैं कि ये जेंडर की समझ शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि वे क्लासरूम से डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस कर सके, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सके, जेंडर नॉर्म्स के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज कर सके ताकि बच्चे सोशल नॉर्म्स को समझ सके, उनको क्वेश्चन कर सके और उनको चैलेंज कर सके। इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना और नेशन बिल्डिंग और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में कंट्रीब्यूट करना। आइए हम जानते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रीजन्स और टाइम पीरियड में जेंडर के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। हम जानते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स जेंडर को समान रूप से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रीजन, कल्चर और हिस्टोरिकल पीरियड्स में अलग रहे हैं। कई फैक्टर जैसे कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, रीजन और इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह से जेंडर रोल्स को डिफाइन करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करते हैं और सोसाइटी की में किस तरह से प्रैक्टिस होंगे इसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि जेंडर रोल्स और प्रैक्टिसेस को कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, रीजन और इकोनॉमिक स्टेटस। इनकी समझ टीचर्स के लिए जरूरी है ताकि वो डाइवर्सिटी के प्रति सेंसिटिव हो सके और क्लास में इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। सबसे पहले जानते हैं कि जेंडर के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कैसे रहे। जेंडर कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं होता है, ये कई सोशल कैटेगरी से इंटरसेक्ट करता है जैसे कास्ट, क्लास, ट्राइब, रिलीजन, डिसेबिलिटी। और ये ये इंटरसेक्शन और इंटरकनेक्शन को इंटरसेक्शनैलिटी के कंसेप्ट्स का यूज करके डिस्कस किया जाता है। आइए जानते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में जेंडर के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। सबसे पहला है कास्ट में। कास्ट ने जेंडर रोल्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया है। अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं उनको डोमेस्टिक स्पेस में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मीन जो घरेलू कामकाज है वहां तक उनको सीमित कर दिया गया। और जो लोअर कास्ट की महिलाएं हैं उनको घर से बाहर खेतों में या मैनुअल लेबर में काम करना होता है। और कई प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज वर मोर रिजिड इन सर्टेन कास्ट ग्रुप। कुछ जातियों में ये दो प्रथाएं बहुत ही सख्त देखी गई हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कास्ट शेप्स एक्सेस टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ वुमेन। ये जो जाति है वो शिक्षा की उपलब्धता, गतिशीलता की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता इन सभी को प्रभावित करती है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से क्लास जेंडर को प्रभावित करती है। जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं वो बे पेड लेबर में एंगेज होती हैं। मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उनको रेस्ट्रिक्शंस फेस करना होता है डिस्पाइट इकोनॉमिक कंफर्ट। और जो गरीब लड़कियां हैं दे आर मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट स्कूल ड्यू टू डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो घर की जिम्मेदारी है उनकी वजह से जो गरीब बच्चियां हैं उनको स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैन इंप्रूव वुमेन्स स्टेटस इन द फैमिली। यदि वे आर्थिक रूप से संपन्न हो तो उनका जो परिवार में जो दर्जा है, स्टेटस है, वो इंप्रूव होगा। सो वी कैन से दैट क्लास डिटरमाइंस एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो जाति, क्लास है, वर्ग जिसको हम बोलते हैं, वह भी संसाधन की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के अवसर इन सभी को प्रभावित करती है। नाउ नेक्स्ट इज जेंडर एंड रिलीजन। डिफरेंट रिलीजन्स इंटरप्रेट जेंडर रोल्स डिफरेंटली। विभिन्न धर्मों में लैंगिक भूमिकाओं की व्याख्या अलग है। कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो महिलाओं की घरेलू भूमिका पर जोर देते हैं। सम रिलीजियस ट्रेडिशंस एम्फसाइज वुमेन्स डोमेस्टिक रोल्स। धर्मों में कुछ ऐसे सुधार हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकार की बात कही है। रिफॉर्म मूवमेंट्स इन वेरियस रिलीजन्स हैव एडवोकेटेड वुमेन्स एजुकेशन एंड राइट्स। प्रैक्टिसेस वेरी वाइडली इवन विद इन द सेम रिलीजन अक्रॉस रीजन्स। विभिन्न क्षेत्रों में समान धर्म में भी जो प्रथाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड ट्राइबल कम्युनिटीज।
कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में महिलाओं को अपने पार्टनर चूज करने और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम दी गई है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन और हेल्थ केयर की एक्सेस लिमिटेड है। हाउएवर एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में भी लिमिटेड। और कास्ट बेस्ड सोसाइटी की तुलना में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो लेस रिजिड है इन टर्म्स ऑफ जेंडर। जेंडर रिलेशंस इन tribal communities are often less rigid compared to some caste based societies. Now let's know what is the difference between rural and urban. Rural women may have less access to education and employment. जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको शिक्षा और रोजगार की उपलब्धता कम है। Urban women may have more career opportunities but also face new challenges like workplace discrimination. जो शहरी महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार के अवसर ज्यादा हैं, लेकिन उनके लिए कई दूसरे चैलेंज हैं जैसे कि कार्यस्थल पर भेदभाव। माइग्रेशन चेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। गतिशीलता जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाने की स्वतंत्रता है वह ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स को चेंज करती है। इससे जो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं हैं वो बदलती हैं। नाउ लेट्स नो द रीजनल वेरिएशंस इन इंडिया। इन सम रीजन्स फीमेल लिटरेसी रेट्स आर हायर लीडिंग टू बेटर जेंडर इक्वालिटी। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिला की साक्षरता दर है वो अच्छी है, जिसकी वजह से जेंडर इक्वालिटी भी बेहतर है। इन अदर रीजन्स पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस आर स्ट्रॉन्गर। दूसरे रीजन्स में जो पितृसत्तात्मक प्रथाएं हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। मेट्रीलिनियल सिस्टम्स एग्जिस्ट इन सर्टेन कम्युनिटीज। कुछ ऐसे समुदाय हैं जिसमें मातृ सत्तात्मक व्यवस्था का पालन किया जाता है, जैसे कि खासी ट्राइब ऑफ मेघालय, जहाँ जैसे मेघालय की एक जनजाति है खासी, वहां पर इसका पालन किया जाता है। दीज रीजनल डिफरेंसेस शो दैट जेंडर इज शेप्ड बाय लोकल कल्चर, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ये जो क्षेत्रीय अंतर है ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो लिंग है उसको स्थानीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास प्रभावित करते हैं या उसको बनाते हैं। आइए जानते हैं कि विभिन्न समयों में लैंगिक अंतर कैसे थे या लिंग भूमिकाएं कैसी थी। सबसे पहले हम जानते हैं प्राचीन युग में या एंशियंट पीरियड में। इन अर्ली वैदिक सोसाइटी women had access to education and participated in intellectual discussions। जो प्राचीन वैदिक समाज था वहां पर महिलाओं को ये स्वतंत्रता थी कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके और जो चर्चाएं होती हैं उनमें पार्टिसिपेट या भागीदारी दे सके। लेटर पीरियड्स सॉ अ डिक्लाइन इन women स्टेटस विद इंक्रीज्ड रेस्ट्रिक्शंस। जो बाद के पीरियड्स आए उसमें महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन पर जो प्रतिबंध हैं वो बढ़ने लगी। मिडिवल पीरियड में पर्दा प्रथा और चाइल्ड मैरिज बिकेम मोर कॉमन इन सर्टेन कम्युनिटीज। कुछ समुदायों में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का पालन किया जाने लगा। विमेन्स मोबिलिटी एंड एजुकेशन वर रेस्ट्रिक्टेड इन मेनी रीजन। कई क्षेत्रों में महिलाओं की गतिशीलता और शिक्षा पर प्रतिबंध देखे गए। नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द स्टेटस इन कॉलोनियल पीरियड। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चैलेंज डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। जो भेदभावपूर्ण प्रथाएं थी उनको चैलेंज किया गया थ्रू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। समाज सुधार के जो आंदोलन थे उनसे इन प्रथाओं को चुनौती दी गई। कई समाज सुधारक हुए जैसे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा को अपोज किया। सावित्री बाई फूले प्रमोटेड गर्ल्स एजुकेशन। इन्होंने बालिका शिक्षा को प्रमोट किया। ब्रिटिश पीरियड इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स इन्फ्लुएंसिंग जेंडर रूल्स। ब्रिटिश पीरियड में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से जो लैंगिक भूमिकाएं हैं उनको प्रभावित किया गया। नाउ लेट्स नो द स्टेटस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान भी इक्वालिटी की गारंटी देता है और कई पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जिससे गर्ल्स एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया गया और फीमेल का पार्टिसिपेशन, विमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बढ़ा और जेंडर राइट्स और आइडेंटिटी की अवेयरनेस भी बढ़ी। आइए जानते हैं द चेंजिंग नेचर ऑफ जेंडर रोल्स। ओवर टाइम जेंडर रोल्स हैव बिकम मोर फ्लेक्सिबल। जो जेंडर रोल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बने। विमेन आर नाउ एंटरिंग इन साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड आर्म्ड फोर्सेस। मेन आर नाउ पार्टिसिपेटिंग मोर इन हाउस होल्ड वर्क। रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज। अभी जो विभिन्न लैंगिक पहचान है उनको उनको रेस्पेक्ट मिलने लगी है, उनको भी पहचान मिली है और कई लीगल रिफॉर्म्स ने जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट किया है। आइए जानते हैं कि इसका एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा। जो वेरियस सोशल ग्रुप्स में जेंडर डिफरेंसेस हैं उससे एजुकेशन कई तरह से अफेक्ट होती है, जैसे कि unequal enrollment and dropout rate, gender bias in textbooks, differences in subject choices like girls in arts and boys in science, and stereotyped teachers expectations। ये सभी प्रॉब्लम्स ये डिफरेंसेस की वजह से देखने को मिलती हैं। टीचर्स का ये रोल है कि वे डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करें इन स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, इंक्लूसिव और जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी को प्रमोट करें, इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करें और क्लासरूम डिस्कशन में जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं उनको चैलेंज करें। जो कि रूढ़िवादिता क्लास में देखने को मिलती है उसको वे चुनौती दें। आइए जानते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन जेंडर रोल्स इन सोसाइटी, like in family, caste, religion, culture, media and popular culture, law and the state।
जेंडर रोल्स के मीनिंग को जानते हैं। दीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एक्सपेक्टेशन। जब भी इसका मीनिंग पूछा जाए तो आप इस टर्म को याद रखिएगा, अपेक्षाएं। समाज द्वारा निर्मित अपेक्षाएं अबाउट हाउ मेन एंड वुमेन शुड बिहेव, थिंक एंड परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये ऐसी अपेक्षाएं हैं जो पुरुष और महिलाओं से रखी जाती हैं कि वे किस तरह से व्यवहार करें, सोचें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। और ये जो रोल्स हैं वो सामाजिक संस्थानों में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। दीज रोल्स आर डीपली एम्बेडेड इन सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, मीडिया, लॉ एंड द स्टेट। हालांकि समाज ने प्रोग्रेस की है टुवर्ड्स इक्वालिटी, लेकिन आज भी कई चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू रिजिड जेंडर नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स। कई चैलेंजेस मौजूद हैं सख्त लैंगिक मानदंड और रूढ़ियों की वजह से। लैंगिक मानदंड मतलब नियम, और इन चैलेंजेस को समझना जरूरी है, तभी टीचर्स इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को स्कूल्स में प्रमोट कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं फैमिली से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में। फैमिली को प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन माना जाता है। इसमें सबसे पहले हमारा समाजीकरण होता है, हम जेंडर रोल्स को सीखते हैं। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहला चैलेंज ये है कि कुछ कम्युनिटीज में मेल चिल्ड्रन को प्रेफर किया जाता है और हाउस होल्ड वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वे घर पर ज्यादा मदद करें। एंड देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स मोबिलिटी एंड फ्रीडम। लड़कियों की गतिशीलता और फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ रीजन्स में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है और लड़कों को डिस्करेज किया जाता है इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। और ये प्रैक्टिसेस इनइक्वालिटी को बढ़ाती हैं और दोनों ही लड़के और लड़कियों को अपने फुल पोटेंशियल को डेवलप करने में रोकती हैं। आइए जानते हैं कास्ट से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में। कास्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेंडर एक्सपीरियंसेस को शेप करने में। आइए इससे रिलेटेड चैलेंजेस को जानते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल ओवर विमेन्स सेक्सुअलिटी टू मेंटेन कास्ट प्योरिटी। कास्ट ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो महिलाएं हैं वो कास्ट प्योरिटी को मेंटेन करें, मीन्स अपनी कास्ट में ही विवाह करें। सेकंड चैलेंज इज ऑनर बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। शादियों को सम्मान से जोड़ा जाता है कि जातिगत विवाह से सम्मान बना रहता है। नेक्स्ट इज वायलेंस अगेंस्ट women फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कास्ट एंड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज फॉर लोअर कास्ट women। जो लोअर कास्ट वेमेन होती हैं उनको एजुकेशन और रिसोर्स का जो एक्सेस है वो लिमिटेड होता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन गंभीर तब हो जाता है जब इसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से कंबाइन किया जाए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ता है तो ये ज्यादा सिवियर हो जाता है। सोशल थिंकर जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज हाईलाइटेड हाउ कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन आर इंटरकनेक्टेड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात पर जोर दिया कि ये कास्ट और जेंडर ऑपरेशन आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज जेंडर एंड रिलीजन। रिलीजियस ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं वे भी लैंगिक मानदंड और अपेक्षाओं को प्रभावित करते हैं। आइए रिलीजन से रिलेटेड चैलेंजेस को जानते हैं। जो धार्मिक पाठ होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उसमें भी पितृसत्तात्मक व्याख्याएं मिलती हैं। पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट और रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस लीडरशिप। धार्मिक नेतृत्व में भी महिलाओं की भागीदारी पर रेस्ट्रिक्शंस या सीमा होती है। एंड देयर आर ड्रेस कोड्स एंड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ अनइक्वल इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन सम कंटेक्स्ट। कुछ परिप्रेक्ष्य में जो संपत्ति का अधिकार है वो भी अनइक्वल देखा गया है और इसका जस्टिफिकेशन भी दिया गया है। हाउएवर रिफॉर्म मूवमेंट्स विद इन रिलीजन हैव आल्सो वर्क टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। अभी कुछ ऐसे सुधारात्मक आंदोलन हो रहे हैं जिसकी वजह से जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इज जेंडर एंड कल्चर। कल्चर मीन्स एवरीथिंग, द वे ऑफ लिविंग। इट इंक्लूड्स कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस। इससे भी रिलेटेड कई चैलेंजेस हैं जैसे प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, सन प्रेफरेंस, कल्चरल नॉर्म्स डिस्करेजिंग वुमेन फ्रॉम वर्किंग आउटसाइड द होम एंड स्टीरियोटिपिकल एक्सपेक्टेशंस अबाउट मैस्कुलिनिटी। सबसे पहली चुनौती है दहेज। दूसरा है पुत्र की चाह या उसको प्रेफर करना। तीसरा है कुछ ऐसे सांस्कृतिक मानदंड हैं जो महिलाओं को बाहर काम करने से डिस्करेज करते हैं। स्टीरियोटिपिकल एक्सपेक्टेशंस अबाउट मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड रूढ़िवादी अपेक्षाएं की जाती हैं जैसे मैन मस्ट बी डोमिनेंट एंड स्ट्रांग। पुरुषों को डोमिनेंट मीन्स मालिकाना हक जताने वाला और बलशाली होना चाहिए। कल्चरल ट्रेडिशन समटाइम्स रेजिस्ट चेंज। जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो चेंज को, परिवर्तन को रोकती हैं। इवन व्हेन लॉस प्रमोट इक्वालिटी, जबकि जो कानून है वो समानता को प्रमोट करता है या बढ़ाता है। अब हम जानते हैं जेंडर इन मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। मीडिया एक पावरफुल रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में और जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करने में। सबसे पहले जानते हैं फिल्म्स में क्या दिखाया जाता है और उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं। फिल्म्स विमेन को डिपेंडेंट, इमोशनल और सेक्रीफाइसिंग कई बार दिखाता है कि वे निर्भर हैं, भावुक हैं और त्याग करने वाली हैं। और मैन को एज एग्रेसिव एंड डोमिनेंट, उग्र और अधिकार जमाने वाला। इसमें स्टॉकिंग और पॉजिटिव बिहेवियर को ग्लोरीफाई भी कुछ फिल्म्स में किया गया है, मीन्स पीछा करना या अधिकार जमाने की प्रशंसा की गई है। कुछ मेन स्ट्रीम फिल्म्स में ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को दिखाया गया है, हालांकि जो रीसेंट फिल्म्स हैं उनमें इन नॉर्म्स को चैलेंज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट में भी विमेन को हाउस होल्ड प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है और मैन को ऐसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है जैसे कार, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को महिलाओं के लिए रीइंफोर्स किया जाता है, रीइंफोर्समेंट ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉर विमेन। सॉन्ग्स और पॉपुलर कल्चर में विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन इन सम सॉन्ग लिरिक्स जैसे चीज। प्रमोशन ऑफ टॉक्सिक
मैस्कुलिनिटी, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है उसको प्रमोट किया गया है। और मीडिया ट्रेंड्स में पीयर प्रेशर को भी यूथ में इन्फ्लुएंस किया गया। पीयर प्रेशर अमंग यूथ इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया ट्रेंड्स। मीडिया ट्रेंड्स इस तरह से दिखाते हैं कि जो यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है पीयर प्रेशर में। मीडिया कैन बोथ reinforce stereotypes और सर्व एज अ टूल फॉर अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। ये दोनों ही रोल प्ले कर सकता है, स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स कर सकता है या उनको चैलेंज कर सकता है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। नाउ लेट्स नो जेंडर लॉ एंड द स्टेट। स्टेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर जस्टिस को प्रमोट करने में थ्रू लॉ एंड पॉलिसीज। कई ऐसी पॉलिसीज और लॉ हैं जो जेंडर जस्टिस को प्रमोट करती हैं। आइए जानते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं और अभी भी क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी की गारंटी देता है। कई कानून ऐसे बने हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट है। और लोकल गवर्नेंस में भी महिलाओं का रिजर्वेशन है। और कई पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं जो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करती है। लेकिन चैलेंज ये है कि लॉ और इम्प्लीमेंटेशन में आज भी गैप है। अवेयरनेस की कमी है अबाउट लीगल राइट्स। लोगों को लीगल राइट्स के बारे में पता ही नहीं है या फिर कम पता है। नेक्स्ट है सोशल रेजिस्टेंस टू लीगल रिफॉर्म्स। जो लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं, कानून में जो सुधार हुए हैं, उनको कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो रोकती हैं। और जो भी क्राइम्स हैं उनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स ड्यू टू स्टिग्मा। कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनकी वजह से क्राइम को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। लीगल रिफॉर्म सच एज हिंदू कोड बिल वर सपोर्टेड बाय लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू टू इम्प्रूव विमेन्स राइट्स, बट सोशल एक्सेप्टेंस रिमेन्स ग्रेजुअल। जो सामाजिक स्वीकृति है वो भी बहुत ही धीमी है। नाउ लेट्स नो अबाउट द इमर्जिंग चैलेंजेस। आज के समय कई चैलेंजेस हैं जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, साइबर हैरेसमेंट, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, वेज गैप, प्रेशर टू कंफर्म टू आइडियल बॉडी इमेज, स्ट्रगल्स ऑफ एलजीबीटीक्यू प्लस इंडिविजुअल्स फॉर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस। नाउ लेट्स नो द रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस। एजुकेशन इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है बाय प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको जेंडर सेंसिटिव बनाना होगा और स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करने से अवॉइड करना चाहिए। और क्लास में बॉयज और गर्ल्स के इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए। जो भी मीडिया का कंटेंट है उसको क्लासरूम में क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए ताकि वे जाने इन टिपिकल जेंडर रोल्स के बारे में। नेक्स्ट है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट। जो कानूनी अधिकार हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके और एंड बाय प्रमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। एजुकेशन चैलेंज भी कर सकता है, इनको रीइंफोर्स भी कर सकता है। तो पॉजिटिव रोल यही होगा कि डीपली रूटेड जो सोशल नॉर्म्स है उनको ये चैलेंज करे और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करे। Now let's know unequal access of education to girls and access to schools. Firstly, we are going to know what is education. Education is a fundamental right and an essential tool for empowerment. ये एक बुनियादी अधिकार है और ये एक उपकरण है सशक्तिकरण का। लेकिन दुनिया के कई भागों में लड़कियों को अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फेस करनी पड़ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और गवर्नमेंट स्कीम्स के होने के बावजूद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं लाइक सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक जो लड़कियों के एनरोलमेंट, अटेंडेंस और स्कूलिंग के कंप्लीशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और ये अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन सिर्फ उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट को ही नहीं बल्कि नेशनल प्रोग्रेस को भी धीमा बनाते हैं। नाउ लेट्स नो द मीनिंग ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर लड़कियों को लड़कों की तरह समान अवसर नहीं मिलते हैं शिक्षा से संबंधित। So unequal access to education refers to the situation where girls do not have the same opportunities as boys to enroll in school, attend regularly, continue education beyond प्राइमरी लेवल मीन्स प्राथमिक स्तर के बाद अपनी शिक्षा को जारी रखना, एक क्वालिटी एजुकेशन की उपलब्धता, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन क्लासरूम एक्टिविटीज। कक्षा गतिविधियों में समान रूप से भागीदारी देना। और ये इनइक्वालिटी कई तरह से दिखती है, लिटरेसी रेट में, ड्रॉप आउट रेट में, सब्जेक्ट चॉइसेस में और एजुकेशनल अचीवमेंट में। नाउ लेट्स नो द फैक्टर्स व्हिच आर बिहाइंड दिस अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। कई ऐसे कारक हैं जो शिक्षा की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। गरीबी, जैसे कि जो परिवार हैं जिनकी आय सीमित है वे लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं। फैमिलीज विद लिमिटेड इनकम ऑफन प्रायोरिटाइज बॉयज एजुकेशन। और लड़कियों को घरेलू कामकाज और भाई बहन की देखभाल में एंगेज किया जाता है। गर्ल्स में भी एंगेज इन डोमेस्टिक वर्क और सिबलिंग केयर। और उनको लेबर में भी इन्वॉल्व किया जाता है बहुत ही कम उम्र में ताकि वो परिवार की सहायता कर सके, फैमिली को इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और परिवारों को ऐसा लगता है कि दैट एजुकेशन में कॉस्ट रिलेटेड टू यूनिफॉर्म, बुक्स एंड ट्रांसपोर्ट, इन सभी का खर्च होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कुछ सांस्कृतिक कारक भी हैं, सामाजिक कारक हैं जैसे कि प्रेफरेंस ऑफ सन्स, पुत्र मोह या पुत्र की चाह। नेक्स्ट है ये एक मान्यता भी है कि लड़कियां शादी करके परिवार को छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए उनकी शिक्षा पर परिवार व्यय नहीं करता। बिलीव दैट गर्ल्स विल मैरी एंड लीव द फैमिली। तीसरी जो मान्यता है वो है लड़कियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स। रेस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स मोबिलिटी, लड़कियों की गतिशीलता पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध होते हैं जिसकी वजह से भी उनको एजुकेशनल एक्सेस कम प्रोवाइड किया जाता है। और एक रूढ़िवादिता ये भी है कि लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि वे कम योग्य हैं, दे आर लेस कैपेबल। नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेफ्टी इश्यूज। स्कूल्स लोकेटेड फार फ्रॉम विलेजेस, गांव से स्कूल का दूर होना, सेफ ट्रांसपोर्टेशन की कमी होना, फियर ऑफ हैरेसमेंट ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में हैरेसमेंट का डर होना, स्कूल में फीमेल टीचर्स की कमी होना या एब्सेंट होना,
और सेफ्टी कंसर्न्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस गर्ल्स अटेंडेंस स्पेशली एट द सेकेंडरी लेवल। कुछ सुरक्षा संबंधी जो इश्यूज हैं उनकी वजह से लड़कियों की उपस्थिति कम होती है, विशेष रूप से सेकेंडरी लेवल पर। नेक्स्ट फैक्टर है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स ना होना, लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट ना होना, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज, इस तरह की सुविधा की कमी होना, पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट स्कूल बिल्डिंग, स्कूल जो भवन है उसका अनुपयुक्त होना, दीज फैक्टर्स पर्टिकुलरली अफेक्ट एडोलेसेंट गर्ल्स एजुकेशन। नेक्स्ट इज जेंडर बायस इन स्कूल्स। टीचर्स में एक्सपेक्ट बॉयज टू परफॉर्म बेटर इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वह भी एक्सेस को इन्फ्लुएंस करती है। उनको ये उम्मीद होती है कि लड़के मैथ्स और साइंस में बेहतर परफॉर्म करेंगे। और टेक्स्ट बुक में भी फीमेल्स को लिमिटेड रोल्स में दिखाया जाता है और लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स और लीडरशिप रोल्स। नाउ लेट्स नो अबाउट रीजनल एंड सोशल डिफरेंसेस। लड़कियों के एजुकेशनल एक्सेस में रीजनल और सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि रूरल और अर्बन एरियाज में एजुकेशनल एक्सेस में डिफरेंसेस हैं। गांव की लड़कियों को शहर की लड़कियों की अपेक्षा कम एजुकेशनल एक्सेस मिलता है। शिक्षा की उपलब्धता कम होती है। ये डिफरेंसेस स्टेट, रीजन, कास्ट, ट्राइबल कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज ग्रुप्स में भी देखने को मिलते हैं। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की महिलाएं हैं वे कई तरह के डिसएडवांटेजेस फेस करती हैं और ये कास्ट, क्लास और जेंडर की वजह से भी होते हैं। आइए जानते हैं कि लड़कियों की एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहला तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इक्वालिटी की गारंटी देता है बिफोर लॉ एंड द राइट टू एजुकेशन। कुछ और भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील स्कीम, फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर गर्ल्स, रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है आरटी एक्ट, जिसका मेन एम है सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अनइक्वल एक्सेस के कई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ दुष्परिणाम है, जैसे कि लड़कियों का हाई ड्रॉप आउट रेट, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन अदर्स, अर्ली मैरिज एंड हेल्थ रिस्क, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी साइकिल एंड रिड्यूस्ड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जब एजुकेशनल एक्सेस या शिक्षा की उपलब्धता असमान होती है तो लड़कियों का स्कूलों से ड्रॉप आउट बढ़ जाता है, उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, वे दूसरों पर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं, जल्दी शादियां कर दी जाती हैं और जिससे हेल्थ रिस्क होते हैं और जो गरीबी का चक्र है वो इस तरह से कंटिन्यू रहता है और उनके निर्णय में भागीदारी भी कम हो जाती है। आइए जानते हैं कि टीचर की क्या भूमिका है इक्वल एक्सेस को प्रमोट करने में। सबसे पहली है कि सभी विषयों में लड़कियों की भागीदारी को एनकरेज करना, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को क्लासरूम इंटरेक्शन में अवॉइड करना, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पेरेंट्स को एंगेज करना कि वे लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करें और एडोलेसेंट बच्चियों की नीड्स के लिए सेंसिटिव बने और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज को लड़कियों में प्रमोट करें। Now let's discuss how gender identity is constructed at home and in society. Firstly, we are going to know the meaning of this. Gender identity refers to how individuals perceive and define themselves in relation to gender. लैंगिक पहचान का अर्थ है कि लिंग के संदर्भ में व्यक्ति खुद को किस तरह से देखता है और परिभाषित करता है। ये पहचान आइसोलेशन में डेवलप नहीं होती है, बल्कि इसे कई सोशल इंस्टीट्यूशन शेप करते हैं, जैसे फैमिली, सोसाइटी, कल्चर एंड मीडिया। और बच्चे बचपन से ही ये सीख जाते हैं कि सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एक लड़का और लड़की क्या है। From early childhood, children begin to learn what it means to be a boy or a girl according to social expectations. So, what is gender identity? It is an individual's internal sense of being male, female, both, neither, or somewhere along the gender spectrum. It may or may not correspond to biological sex. Now, let's know how this identity is constructed at home. जो घर होता है वह फर्स्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन माना जाता है। लिंग समाजीकरण सबसे पहले हमारा घर पर ही होता है। इस बच्चों की जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन में कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को अलग तरह से ट्रीट करना, जैसे कि पहला है कलर्स, डिफरेंट कलर्स फॉर बोथ, पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज, डिफरेंट टॉयज लाइक डॉल्स फॉर गर्ल्स एंड कार्स एंड गन्स फॉर बॉयज, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस लाइक गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पोलाइट एंड बॉयज टू बी स्ट्रॉन्ग। और लड़कियों को एनकरेज किया जाता है कि वे घरेलू कामकाज, हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करें एंड बॉयज आर गिवन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये जो सभी प्रैक्टिसेस हैं वो उनकी अप्रोप्रिएट जेंडर बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग को शेप करती है। मींस इनसे वे सीखते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं अपनी मदर को घरेलू कामकाज करते हुए और फादर को एज अ ब्रेड विनर, और ये जो फिक्स्ड आइडियाज हैं वो जेंडर रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में हम भाषा और संप्रेषण कहते हैं। लड़कों से कहा जाता है कि वे रोए नहीं, डोंट क्राई, एंड गर्ल्स आर टोल्ड टू सिट प्रॉपर्ली। लड़कों को बहादुरी के लिए और लड़कियों को ब्यूटी के लिए प्रेस किया जाता है, मीन्स उनकी तारीफ की जाती है। और इस तरह की जो बातें हैं, कम्युनिकेशन है, वो स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करता है और बच्चों के सेल्फ कंसेप्ट को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज पेरेंटल डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। लड़कों को अलाउ किया जाता है कि वे एजुकेशन रिसीव करें, मीन्स हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट लड़कों के लिए किया जाता है और लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे जल्दी शादी कर लें, अर्ली मैरिज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गर्ल्स। और करियर एनकरेजमेंट इज मोर ऑफन गिवन टू सन्स, लड़कों को ज्यादा करियर एनकरेजमेंट मिलती है और ऐसी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वे बच्चों के एस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं।
नाउ लेट्स नो हाउ जेंडर आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन सोसाइटी। घर के बाद सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेंडर आइडेंटिटी को शेप करने में। आइए जानते हैं स्कूल कैसे इस आइडेंटिटी को शेप करता है। स्कूल्स जेंडर रोल्स को कई तरह से चैलेंज और रीइंफोर्स करता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक में स्टीरियोटिपिकल रोल्स जैसे women are shown as teachers, homemakers, doctors, nurses, etc. and males are shown as engineers, businessmen, etc. टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होते हैं, लाइक बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड एट मैथ्स एंड गर्ल्स टू बी गुड एट आर्ट्स। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं, लड़कों को ज्यादा लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, लेकिन एक जेंडर सेंसिटिव टीचर इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप्स। लड़के प्रेशर फेस करते हैं टू एक्ट एज मास्कुलाइन एंड गर्ल्स टू लुक लाइक फेमिनाइन, और जो इन मानदंडों का पालन नहीं करता है उनकी टीसिंग और बुलिंग की जाती है। टीसिंग और बुलिंग ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट कंफर्म टू नॉर्म्स। पीयर अप्रूवल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और एडोलेसेंट पीरियड में आइडेंटिटी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होती है पीयर अप्रूवल से। नेक्स्ट इज मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। मीडिया पोर्ट्रेज जेंडर थ्रू फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, सॉन्ग्स एंड सोशल मीडिया। मीडिया भी जेंडर को कई माध्यमों से दिखाता है, जैसे फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मेन स्ट्रीम सिनेमा इंडस्ट्री सच एज बॉलीवुड ऑफन डिपिक्ट मेल हीरोज एज डोमिनेंट एंड पावरफुल। बॉलीवुड फिल्म्स में, कई फिल्म्स में मेल्स को डोमिनेंट और पावरफुल दिखाया गया है, और फीमेल कैरेक्टर्स को इमोशनल और डिपेंडेंट। एडवर्टाइजमेंट भी फ्रीक्वेंटली विमेन को ब्यूटी और डोमेस्टिसिटी से एसोसिएट करता है। जब इनको बार बार दिखाया जाता है तो ये बच्चों के जेंडर रोल के परसेप्शन को शेप करता है। नेक्स्ट इज रिलीजन एंड कल्चर। रिलीजियस टीचिंग्स भी जेंडर स्पेसिफिक रोल्स प्रिस्क्राइब करती है, मीन्स ये सजेस्ट करती है कि स्पेसिफिक जेंडर का रोल क्या हो। कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाज ऐसे हैं जो अप्रोप्रिएट ड्रेस और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं कि जेंडर अप्रोप्रिएट जो परिवेश है वो क्या हो, या फिर जो वेशभूषा है वो किस तरह की होनी चाहिए। और जो भी रिचुअल्स और सेरेमनीज होती हैं वे मेल मेंबर को प्रायोरिटाइज करती हैं। जो भी कल्चरल नॉर्म्स हैं, सांस्कृतिक मानदंड हैं, वे हमारी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं। आइए जानते हैं लॉ एंड स्टेट पॉलिसीज के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की गारंटी देता है और ये किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। लॉ विमेन्स के राइट्स को प्रमोट करता है और डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज करता है ताकि सोशल एटीट्यूड्स को रीशेप किया जा सके। लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में गैप है और कई बार सोशल रेजिस्टेंस की वजह से जो चेंजेस हैं वो धीमे पड़ जाते हैं। नाउ लेट्स नो द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई बार फैक्टर्स को पूछा जाता है। सो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फैमिली स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कास्ट एंड कम्युनिटी, एजुकेशनल लेवल, अर्बन और रूरल सेटिंग, एक्सपोजर टू मीडिया, पीयर इन्फ्लुएंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा। और ये जो आइडेंटिटी है वो डायनामिक होती है, मीन समय के हिसाब से बदल भी सकती है। नाउ लेट्स नो द वेरियस चैलेंजेस इन जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। कई चुनौतियां हैं, जैसे पहली चुनौती है रिजिड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जो लैंगिक रूढ़ियां हैं वे बहुत ही सख्त हैं, उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। सेकंड इज सोशल प्रेशर टू कंफर्म। ये प्रेशर होता है कि जो रूढ़िवादियां या जो रूढ़ियां चली आ रही हैं उनको मानना है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दोस्त हु डू नॉट फिट ट्रेडिशनल नॉर्म्स। जो इन रूढ़ियों या ट्रेडिशनल नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट भेदभाव भी होता है। मीन्स कई ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने कई तरह का भेदभाव फेस किया है, कई तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस की है क्योंकि उन्होंने जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं और रूल्स हैं उनका पालन नहीं किया। नेक्स्ट इज इमोशनल सप्रेशन अमंग बॉयज। बॉयज का इमोशनल सप्रेशन करना कि वे किसी भी तरह से इमोशनल ना हो या अपने आप को एक्सप्रेस ना करें। नेक्स्ट इज लिमिटेड फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए आज भी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज की कमी है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज। जो विभिन्न लैंगिक आइडेंटिटीज हैं, लैंगिक पहचान है, उनके प्रति एक्सेप्टेंस की भी कमी है। और ये जो चैलेंजेस हैं वो कई तरह से इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम और एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये तीनों ही इन सभी चैलेंजेस की वजह से अफेक्ट होते हैं। नाउ लेट्स नो द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग हेल्दी जेंडर आइडेंटिटी। टीचर्स कई तरह से बच्चों की हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करना अवॉइड करके, मीन जो भी रूढ़ियां चली आ रही हैं उनको अवॉइड करना। नेक्स्ट इज बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना ताकि वो जेंडर नॉर्म्स के बारे में सोच सके और उनको क्वेश्चन कर सके। नेक्स्ट इज टू प्रमोट इंक्लूसिव लैंग्वेज। जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज का यूज कर सके ताकि ताकि उनकी जो नेगेटिव जेंडर आइडेंटिटी है वो कंस्ट्रक्ट ना हो, और ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट करके जिसमें सभी बच्चे स्वयं को खुलकर एक्सप्रेस कर सकें, और बच्चों को सपोर्ट करके ताकि वो रिजिड जेंडर रोल्स को क्वेश्चन कर सके। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड प्रमोट इक्वालिटी। नाउ लेट्स नो अबाउट पैट्रियार्की, जिसे हिंदी में पितृसत्ता कहा जाता है। उसका सिंपल मीनिंग है मेल डोमिनेंस, पुरुष प्रधान व्यवस्था। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों के हाथ में प्राइमरी पावर होती है और वे कई रोल्स में डोमिनेट करते हैं, मीन्स वो अधिकार रखते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, मोरल अथॉरिटी, नैतिक जो अधिकार है, संपत्ति पर नियंत्रण और परिवार में डिसीजन मेकिंग। इन सभी रोल्स पर
पुरुष का अधिकार होता है। और पैट्रियार्की को समझना टीचर्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कई चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे जेंडर रिलेशंस, एक्सेस टू एजुकेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू बॉयज़ एंड गर्ल्स। आइए इसकी एटिमोलॉजी को जानते हैं। ये टर्म ग्रीक लैंग्वेज के टर्म से लिया गया है, पैट्रिया एंड आर्क। पैट्रिया मीन्स फैमिली एंड आर्क मीन्स रूल। सिंपल मीनिंग ये है, रूल ऑफ द फादर। एक पैट्रियार्कल सिस्टम में अथॉरिटी लाइज विथ मैन, पुरुषों के हाथ में अधिकार होता है, और प्रॉपर्टी और फैमिली नेम मेल लाइन के थ्रू पास होता है। प्रॉपर्टी एंड फैमिली नेम पास थ्रू द मेल लाइन। और फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे ओबीडियंट और डिपेंडेंट रहें, और कई चीज़ों का पावर पुरुषों के कंट्रोल में होता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मेन। इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क फंक्शन करता है। तो आइए इसके फीचर्स को जानते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है, मेल डोमिनेंस इन फैमिली। जो फादर या एल्डेस्ट मेल होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं, फादर और एल्डेस्ट मेल एज हेड ऑफ द फैमिली। दूसरा है, मेल मेंबर्स के पास डिसीजन मेकर मेकिंग पावर होती है। यहाँ पर सन इज प्रेफर्ड ओवर डॉटर्स, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्रेफर किया जाता है। और इनहेरिटेंस ट्रेडिशनली पासेस थ्रू सन, जो विरासत होती है वो लड़कों के थ्रू ही पास ऑन होती है। नेक्स्ट जो विशेषता है, दैट इज कंट्रोल ओवर वुमेन्स मोबिलिटी एंड सेक्सुअलिटी। यहाँ पर लड़कियों की फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन होता है। कुछ कम्युनिटीज में अर्ली मैरिज को प्रैक्टिस किया जाता है, और इसमें फैमिली ओनर को मेंटेन करने पर जोर दिया जाता है। सोशल प्रेशर इज रिगार्डिंग ड्रेस एंड बिहेवियर, देयर इज सोशल प्रेशर रिगार्डिंग द ड्रेस एंड बिहेवियर। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। मेल्स को ब्रेड विनर्स की तरह देखा जाता है, और विमेन को डोमेस्टिक और केयर गिविंग रोल्स असाइन किए जाते हैं। और जो फीमेल रोल्स होते हैं वो जनरली अनपेड और अंडर वैल्यूड होते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स। पेरेंटल प्रॉपर्टी में फीमेल्स के लिमिटेड राइट्स होते हैं। एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी या पेरेंटल प्रॉपर्टी में फीमेल्स को कई बार राइट्स नहीं भी दिया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड सोशल पावर। कुछ ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने लीडरशिप पोजीशन को होल्ड किया है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी फीमेल्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी जेंडर गैप देखा जाता है। नाउ लेट्स नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन पेट्रियार्की एंड कास्ट सिस्टम। इन दोनों में एक क्लोज लिंक है। इसमें सजातीय विवाह जो हैं उनको ज़्यादा मान्यता दी जाती है, और कास्ट प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लड़कियों की मैरिज चॉइसेस को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल ओवर फीमेल्स या विमेन्स मैरिज चॉइसेस टू मेंटेन कास्ट प्योरिटी। और इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, और शादी को ऑनर से जोड़ा जाता है। कई तरह के ऑनर रिलेटेड इश्यूज भी रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें वायलेंस भी देखी गई है। और जो मार्जिनलाइज कास्ट होती हैं और उनकी महिलाएं होती हैं, उनके साथ तो डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि इसमें कास्ट और जेंडर दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाता है। Now let's know what is the relation between patriarchy and religion. Religious interpretations sometimes reinforce patriarchal norms. जो धार्मिक व्याख्या है उसमें भी पितृसत्ता को बढ़ाया गया है। इसमें रिलीजियस लीडरशिप में भी मेल डोमिनेंस को देखा गया है। रिचुअल्स गिविंग प्रायोरिटी टू मेल ईयर्स। कुछ ऐसे कर्मकांड हैं जिसमें पुरुष वंशजों को प्राथमिकता दी जाती है, और जो धार्मिक परंपराएं हैं वो सांस्कृतिक अपेक्षाओं का भी निर्माण करती हैं। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस आर शेप्ड बाय रिलीजियस ट्रेडिशंस। कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं धर्म के अंदर ही जिन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी को चैलेंज किया, जो लैंगिक असमानता है उसको चुनौती दी है। आइए जानते हैं पैट्रियार्की एजुकेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। एजुकेशन में भी लड़कों की एजुकेशन को प्रेफर किया जाता है पैट्रियार्की में, और लड़कियों को एनकरेज किया जाता है कि वो सेफ और फेमिनाइन सब्जेक्ट्स को ही चूज करें। कुछ फैमिलीज में लड़कियों की हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, और टेक्स्ट बुक्स में भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स या पैट्रियार्की को इनडायरेक्टली पोर्ट्रे किया जाता है। एजुकेशन दोनों ही काम कर सकती है, रीइंफोर्सिंग और चैलेंजिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स। नाउ लेट्स नो हाउ पैट्रियार्की इज चेंजिंग इन मॉडर्न इंडिया। इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे फीमेल लिटरेसी बढ़ रही है। फीमेल्स कई प्रोफेशंस में एंटर कर रही हैं, जैसे लॉ, मेडिसिन, आर्म्ड फोर्सेस, और उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट के प्रति लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है, और उनमें जेंडर राइट्स की अवेयरनेस बढ़ रही है। और कई ऐसे रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया है और पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया है। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, वेज गैप्स, डाउरी प्रैक्टिसेस, साइबर हरासमेंट, प्रेशर टू कंफर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। पैट्रियार्की टुडे में ऑपरेट इन सटल फॉर्म थ्रू सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड कल्चरल नॉर्म्स। बड़ी सूक्ष्म तरीके से ये आज भी सोसाइटी में कंटिन्यू हो रही है थ्रू सामाजिक सोशल एक्सपेक्टेशन, जिसको हम सामाजिक अपेक्षा कह सकते हैं, और सांस्कृतिक मानदंडों के द्वारा इनडायरेक्टली भी ये प्रैक्टिस हो रही है। आइए इसके इम्पैक्ट को जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट विमेन और सोसाइटी पर क्या होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि ये फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करेगा फीमेल्स के लिए, और ये उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करेगा। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को रिड्यूस करेगा, और ये इनइक्वालिटी को स्थायी भी बना सकता है। इट कैन परपेचुएट इनइक्वालिटी। और ये मेल्स को रेस्ट्रिक्ट करेगा, एज वेल एज इम्पोजिंग रिजिड मास्कुलिनिटी नॉर्म्स। इट इज नॉट गुड फॉर एनी जेंडर, आई थिंक। पेट्रियार्की नॉट ओनली डिसएडवांटेजेस women बट आल्सो क्रिएट अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस फॉर men। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए डिसएडवांटेज नहीं क्रिएट करता, बल्कि ये मेल्स के लिए भी अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करता है। नाउ लेट्स नो हाउ एजुकेशन कैन चैलेंज दिस पेट्रियार्की। टीचर एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर सकती है, कर सकते हैं, जैसे बाय प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम्स। क्लास में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करके, सोशल नॉर्म्स पर क्रिटिकली थिंक करके, बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करके, और जेंडर सेंसिटिव मटेरियल को यूज करके, और बाय एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इमीडिएटली। Now let's know the socialization of child into a specific gender, influences and opportunities for education.
सो फर्स्टली लेट्स नो अबाउट द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सिंपल शब्दों में हम कहें तो समाजीकरण सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स और रोल्स को सीखते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन को हिंदी में हम लैंगिक या लिंग समाजीकरण कहते हैं। इसका मतलब उन तरीकों से है जिनसे बच्चों को लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं को सिखाया जाता है। जेंडर सोशलाइजेशन refers to the way children are taught to behave according to socially defined roles of boys and girls। जन्म से ही उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाइड किया जाता है इनटू स्पेसिफिक जेंडर आइडेंटिटीज। विशिष्ट लैंगिक पहचान बनाने के लिए उनको गाइड किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करती है। आइए जानते हैं इसके प्रॉपर मीनिंग के बारे में। इट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर देयर असाइन्ड जेंडर। इट शेप्स एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी ट्रेट्स, करियर एस्पिरेशंस एंड सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस। नाउ लेट्स नो अबाउट द वेरियस एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली। फैमिली हमारा सबसे पहले समाजीकरण करती है और इसके समाजीकरण से जेंडर सोशलाइजेशन होता है। मीन्स जो बच्चे हैं वे अपने जेंडर के बारे में जानते हैं। इसके प्रभाव होते हैं जैसे कि लड़के और लड़कियों के कपड़े और खिलौने अलग होना, लड़कियों को एनकरेज करना कि वे घरेलू कामकाज में मदद करें, और लड़कों को मूवमेंट की ज्यादा फ्रीडम देना। दोनों से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखना रिगार्डिंग बिहेवियर, जैसे लड़कियों से उम्मीद करना कि वे आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो, और लड़के बोल्ड हो। कुछ फैमिलीज में लड़कों की हायर एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया जाता है बजाय लड़कियों के। और जब ऐसे प्रभाव होते हैं तो ये प्रभाव बच्चों की सेल्फ इमेज और एजुकेशनल गोल्स को शेप करते हैं। सेल्फ इमेज मीन्स आत्म छवि, और इसी प्रभाव या इन्हीं प्रभावों के द्वारा वे अपने शैक्षिक लक्ष्य भी तय करते हैं। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर नॉर्म्स को रीइंफोर्स करने में या चैलेंज करने में। ये दोनों ही काम कर सकता है। इसके कई प्रभाव होते हैं, जैसे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती हैं। वे एक्सपेक्ट करती हैं कि लड़के मैथ्स में बेटर परफॉर्म करें और लड़कियां लैंग्वेज में। टेक्स्ट बुक्स भी कुछ स्टीरियोटिपिकल रोल्स को दिखाते हैं, जैसे लड़कियों को या फीमेल्स को कुछ स्टीरियोटिपिकल रोल जैसे कि होम मेकर, टीचर, डॉक्टर, नर्स एक्सेट्रा, और लड़कों को इंजीनियर, लीडर एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स में भी लड़के डोमिनेट करते हैं, मीन्स उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है और लड़कों को ज्यादा लीडरशिप रोल दिया जाता है। स्कूल की ये ड्यूटी है या रोल है कि वे जेंडर सेंसिटिव स्कूल क्रिएट करें, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को दोनों के लिए एक्सपेंड करें या दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट जो एजेंट है जेंडर सोशलाइजेशन के, वे हैं पीयर ग्रुप्स, सहपाठियों का समूह। ये प्रेशर बनाते हैं लड़कों पर कि वे स्ट्रेंथ और डोमिनेंस को शो करें, और लड़कियों को एनकरेज किया जाता है कि वे अपने अपीयरेंस और रिलेशनशिप्स पर फोकस करें। जो लड़के और लड़की इन जेंडर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं या इनको कंफर्म नहीं करते हैं तो उनकी बुलिंग की जाती है। पीयर अप्रूवल स्ट्रांगली अफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड एकेडमिक पार्टिसिपेशन। ये अप्रूवल, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, और उनकी जो शैक्षिक भागीदारी है दोनों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। मीडिया और पॉपुलर कल्चर जैसे फिल्म, एडवर्टाइजमेंट, कार्टून्स और सॉन्ग्स में आइडियलाइज जेंडर रोल्स को दिखाया जाता है। मीन्स जो आदर्श भूमिका है उसको दिखाया जाता है जो समाज मानती है। फॉर एग्जाम्पल मेन स्ट्रीम सिनेमा इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड में कई तरह से मेल्स को स्ट्रॉन्ग और करियर ओरिएंटेड दिखाया जाता है, और फीमेल कैरेक्टर्स को इमोशनल और डिपेंडेंट दिखाया जाता है। जब इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है इमेजेस को, तो ये बच्चों की एस्पिरेशंस और करियर के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मीन्स उनकी जो अपेक्षाएं हैं इन सभी से प्रभावित होती हैं, और वे अपने करियर को भी इसी के अकॉर्डिंग चूज करने लगते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट रिलीजन एंड कल्चर। ये भी बहुत पावरफुल एजेंट है जेंडर सोशलाइजेशन का। कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं जो ड्रेस और बिहेवियर को भी डिफाइन करते हैं कि एक्सेप्टेबल ड्रेस और बिहेवियर क्या है। रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, जिनको हम धार्मिक व्याख्या कह सकते हैं, ये भी जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को असाइन करती है कि किस जेंडर का क्या रोल होगा। कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल चिल्ड्रन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, और ये सभी इन्फ्लुएंसर्स बच्चों की सोसाइटी में प्लेस की अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं। मीन्स वे समझते हैं कि उनकी समाज में क्या स्थिति या स्थान है। अब हम जानते हैं कि जेंडर सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पर क्या होता है। सबसे पहला इन्फ्लुएंस होता है सब्जेक्ट चॉइसेस पर। लड़कों को एनकरेज किया जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिए, और लड़कियों को आर्ट, ह्यूमैनिटीज और होम साइंस के लिए। और जब ऐसा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है तो ये करियर पॉसिबिलिटीज को लिमिट करता है और ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन को रिइंफोर्स करता है। जब लड़कों को ज्यादा एनकरेज किया जाता है तो ऑब्वियसली उनका पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। वे क्लासरूम में ज्यादा बोलते हैं, और लड़कियां डर के कारण हेजिटेट करती हैं। उनको फियर ऑफ जजमेंट होता है, जिसकी वजह से वे इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं क्लासरूम डिस्कशंस में। टीचर्स में अननोइंगली गिव मोर अटेंशन टू बॉयज। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जो बच्चे ज्यादा बोलते हैं उनको ज्यादा अटेंशन मिलता है, तो ये अननोइंगली भी टीचर कर सकते हैं कि दे गिव मोर अटेंशन टू बॉयज। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट रेट्स। गर्ल्स में ड्रॉप आउट ड्यू टू हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अर्ली मैरिज। कई लड़कियां हायर एजुकेशन को परस्यू कर ही नहीं पाती हैं और उनकी शादी कर दी जाती है। सो लड़कियां घरेलू कामकाज या जल्दी शादी होने की वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हो सकती हैं।
एंड बॉयज में लीव स्कूल फॉर अर्निंग पर्पसेस इन इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होते हैं उनके भी लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, ताकि क्योंकि उनको अर्न करना होता है, मीन्स उनको कमाने के लिए बाहर जाना होता है। नेक्स्ट है करियर एस्पिरेशंस। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन्फ्लुएंस करियर ड्रीम्स। जो रूढ़िवादी लिंग है ये करियर ड्रीम्स को प्रभावित करता है। गर्ल्स में एम फॉर सेफ जॉब्स, लड़कियां उन जॉब्स को प्रेफर करेंगी जो सुरक्षित है। एंड बॉयज में अवॉइड करियर सीन एज फेमिनाइन लाइक नर्सिंग और टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। तो लड़के अवॉइड करते हैं उन जॉब्स के लिए जो फेमिनाइन नेचर के दिखते हैं, जो स्टीरियोटिपिकल हैं, जैसे नर्सिंग और टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। लेकिन आधुनिक समय में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और अवसर भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा की जागरूकता बढ़ी है। सरकार की कई स्कीम ऐसी हैं जो फीमेल लिटरेसी को प्रमोट कर रही हैं, और लड़कियां भी प्रोफेशनल फील्ड्स में एंटर कर रही हैं, और डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज को रिकॉग्निशन मिल रहा है। नाउ लेट्स नो द रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। टीचर्स क्या कर सकते हैं? जेंडर बायस लैंग्वेज को अवॉइड कर सकते हैं, क्लासरूम डिस्कशन में इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर सकते हैं, मिक्स्ड जेंडर ग्रुप वर्क भी असाइन कर सकते हैं, मींस ग्रुप एक्टिविटीज में इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर सकते हैं। वे लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज भी इक्वली प्रोवाइड कर सकते हैं, और वे जो टेक्स्ट बुक्स में स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना, पेरेंट्स को समझाना या काउंसिल करना कि वे गर्ल्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझें, और बच्चों को सपोर्ट करना कि वे ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करें, या जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स है उनको कंफर्म या पालन ना करें। टीचर्स एक एजेंट की तरह काम कर सकते हैं जो इन रिजिड जेंडर सोशलाइजेशन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स नो हाउ टू चैलेंज जेंडर इनइक्वालिटीज और रीइंफोर्स जेंडर पैरिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मींस लिंग असमानता, एंड जेंडर पैरिटी मींस लिंग समानता। इन सभी में स्कूल पीयर्स, टीचर्स, करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स का क्या रोल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इन दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं। पहला है जेंडर इनइक्वालिटी, which refers to the unequal treatment, opportunities and rights given to individuals based on gender। लिंग के आधार पर किया गया असमान व्यवहार। अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर और अधिकार को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। इसमें लिंग के आधार पर असमानता की जाती है। इसका ऑपोजिट है जेंडर पैरिटी। इसमें सभी जेंडर के लिए के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इक्वल एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट, स्पेशली इन एजुकेशन। नाउ लेट्स नो व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन रीइंफोर्सिंग जेंडर इनइक्वालिटी एंड चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटी। स्कूल्स दोनों ही तरह के रोल निभाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। सबसे पहले नेगेटिव जानते हैं। कई बार स्कूल्स में लड़के और लड़कियों से अलग एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। लड़कों को साइंस और स्पोर्ट्स में ज्यादा एनकरेज किया जाता है, लड़कियों से भी ज्यादा। और सेक्सिस्ट बिहेवियर और बुलिंग को कई बार इग्नोर किया जाता है, जिससे ये बढ़ती है। और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज भी अनइक्वल होती है, मीन्स ये अपॉर्चुनिटीज लड़कों को ज्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। इनको स्कूल चैलेंज कर सकता है बाय प्रमोटिंग को एजुकेशन विद इक्वल पार्टिसिपेशन। स्कूल्स को एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं और दोनों को ही इक्वल पार्टिसिपेशन प्रमोट कर सकते हैं या उसको एनकरेज कर सकते हैं। एंड बाय एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू फैसिलिटीज, जो भी सुविधाएं हैं स्कूल में उन सभी में समान उपलब्धता प्रदान करना, ये सुनिश्चित करना कि दोनों को समान मिले, जैसे स्पोर्ट्स लैब्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। और जिस भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एड्रेस करना। एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लड़कियों को स्टेम सब्जेक्ट्स में एनकरेज करना। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और दोनों की अचीवमेंट्स को इक्वली सेलिब्रेट करना। एक जेंडर सेंसिटिव स्कूल रेस्पेक्ट और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर्स। कई बार टीचर्स भी नेगेटिव रोल प्ले कर देते हैं, या वे इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स कर देते हैं बाय कॉलिंग बॉयज मोर फ्रीक्वेंटली टू आंसर मैथ्स क्वेश्चंस। लड़कों को ज्यादा बुलाना मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और लड़कियों से एक्सपेक्ट करना कि वे क्वाइट और ओबीडियंट रहें। लड़कियों को क्लीनिंग टास्क असाइन करना और जेंडर बायस्ड लैंग्वेज का यूज करना। टीचर्स कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन प्रमोटिंग जेंडर पैरिटी बाई ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली। सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करके लड़कियों को एनकरेज करना कि वे कॉन्फिडेंटली बोल सकें, लड़कों को सपोर्ट करना कि वे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, और जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं उनको क्लासरूम डिस्कशंस में चैलेंज करना, और इक्वालिटी का एक रोल मॉडल बनना। एंड टीचर्स कैन कॉन्शियसली वर्क टू रिमूव हिडन जेंडर बायस। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पियर्स इन रीइंफोर्सिंग इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी। पियर ग्रुप्स कई बार इनइक्वालिटी को बढ़ाते हैं बाई टीचिंग बॉयज हु शो सेंसिटिविटी। जो लड़के भावुक होते हैं उनको चिढ़ाते हैं, और उन लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं जो स्पोर्ट्स खेलती हैं। और ये प्रेशर भी क्रिएट करते हैं ताकि रिजिड जेंडर नॉर्म्स को बच्चे फॉलो करने लगे। दे क्रिएट प्रेशर टू फॉलो रिजिड जेंडर नॉर्म्स। जो लैंगिक मानदंड चले आ रहे हैं उनको फॉलो करने के लिए ये प्रेशर बनाते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इक्वालिटी बाय यूजिंग मिक्स्ड जेंडर टीम वर्क। देन एनकरेजिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, सपोर्टिंग क्लासमेट्स फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। जो बच्चे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं उनकी मदद करना, इंक्लूसिव फ्रेंडशिप को बिल्ड करना, और पीयर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी इसमें मदद कर सकते हैं जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करने में। नेक्स्ट है रोल ऑफ करिकुलम। करिकुलम नॉलेज, एटीट्यूड और वैल्यूज को शेप करता है, लेकिन कई बार ये इनइक्वालिटी को भी रीइंफोर्स कर देता है बाय हाईलाइटिंग मेल अचीवमेंट्स मोर देन फीमेल कॉन्ट्रीब्यूशंस। इनमें जो मेल अचीवमेंट्स है उनको हाईलाइट किया जाता है, और फीमेल कॉन्ट्रीब्यूशंस को उतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता। और इसमें विमेन हिस्ट्री और स्ट्रगल को इग्नोर किया जाता है, एंड स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स इन लेसन्स इनको इंक्लूड किया जाता है बाय इंक्लूडिंग दिस स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट बुक्स।
नेक्स्ट इज प्रमोटिंग जेंडर पैरिटी। करिकुलम जेंडर पैरिटी को भी प्रमोट कर सकता है बाय इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विमेन इन साइंस, पॉलिटिक्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने इन फील्ड्स में अपना योगदान दिया है। इन सभी को इंक्लूड करके जेंडर पैरिटी को प्रमोट किया जा सकता है। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करके, ताकि वे सोशल नॉर्म्स को समझ सके, उनको क्वेश्चन कर सके। एंड ऑल्सो बाय इंक्लूडिंग टॉपिक्स ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। इन टॉपिक्स को करिकुलम में इंक्लूड करके लैंगिक समानता को बढ़ाया जा सकता है। बाय एड्रेसिंग इश्यूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्पावरमेंट। ऐसे मुद्दे हैं, इन पर ध्यान केंद्रित करके भी समानता को लाया जा सकता है। एंड करिकुलम रिफॉर्म्स प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग अवेयरनेस। जब पाठ्यक्रम में सुधार होता है तो वह अवेयरनेस क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स भी इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स करती हैं और ये इक्वालिटी को प्रमोट भी कर सकती हैं। अभी टेक्स्ट बुक्स में कई रिफॉर्म्स हुए हैं। एनसीईआरटी बुक्स को जेंडर इक्वल बनाया गया, मीन्स इसमें इक्वालिटी को प्रमोट किया गया। लेकिन पहले की टेक्स्ट बुक्स में इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स किया गया था, जैसे कि मदर की इमेज को दिखाना जिसमें भी खाना पका रही है, और फादर को वर्किंग मीन्स बाहर काम करते हुए दिखाना। तो ये स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं। लड़कों को लीडर्स की तरह दिखाना और लड़कियों को हेल्पर्स की तरह। और फीमेल्स का प्रोफेशनल रोल्स में लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दिखाना। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन प्रोफेशनल रोल्स मीन्स उनका प्रदर्शन प्रोफेशनल रोल्स में कम दिखाना। टेक्स्ट बुक्स, अभी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं, जैसे कि इनमें बैलेंस्ड जेंडर रिप्रेजेंटेशन है। इनमें विमेन को साइंटिस्ट, लीडर्स और प्रोफेशनल के रोल में भी दिखाया गया है। और इनकी जो लैंग्वेज है वो जेंडर न्यूट्रल है। इनमें कई ऐसी स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है जो इक्वालिटी और एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं। और एजुकेशनल रिफॉर्मर्स के भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज हिडन करिकुलम, जिसको हम गुप्त पाठ्यक्रम कहते हैं। आइए इसके मीनिंग को जानते हैं। इट रिफर्स टू द इनफॉर्मल लेसन्स लर्न थ्रू स्कूल कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। बच्चे टेक्स्ट बुक से ही नहीं बल्कि स्कूल के कल्चर और प्रैक्टिसेस से भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीटिंग अरेंजमेंट, discipline patterns, teachers' expectations, and participation in activities. Now let's know the representation of gendered roles, relationships, and ideas in textbooks and curriculum. टेक्स्ट और करिकुलम पावरफुल टूल्स हैं बच्चों की सोशल अंडरस्टैंडिंग को शेप करने के। मीन्स इन्हीं से बच्चे समाज के बारे में समझते हैं। ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स और बिलीव्स को भी ट्रांसमिट करते हैं। और जिस तरह से इनमें जेंडर रोल्स, रिलेशनशिप्स और आइडियाज को दिखाया जाता है, ये बच्चों के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि मेन और वुमेन के लिए अप्रोप्रिएट क्या है। आइए जानते हैं जेंडर रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि किस तरह से मेल, फीमेल्स, बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन को इन सभी में दिखाया गया है। इसे ही हम जेंडर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जेंडर रिप्रेजेंटेशन refers to how men, women, boys and girls are portrayed in textbooks, curriculum content, illustrations and examples, stories and historical narratives and classroom activities. और ये रिप्रेजेंटेशन स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स कर सकता है या इक्वालिटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि टेक्स्ट बुक्स में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल और ऑक्यूपेशनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया जाता है। फादर्स को एज ब्रेड विनर्स एंड मदर्स को कुकिंग और केयरिंग रोल में। लड़कों को बाहर खेलते हुए दिखाया जाता है और लड़कियों को घरेलू कामकाज करते हुए दिखाया जाता है। गर्ल्स आर शोन एज हेल्पिंग इन हाउस होल्ड चोर्स। एंड मेल फिगर्स को साइंस, पॉलिटिक्स और लीडरशिप रोल में दिखाया जाता है। और इस तरह का जब पोर्ट्रियल होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये फिक्स्ड जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करता है, बच्चों के एस्पिरेशंस मींस अपेक्षाओं को सीमित बना देता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रिप्रेजेंटेशन। मेन को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट की तरह दिखाया जाता है और फीमेल्स को, विमेन को टीचर्स, नर्सेस और होम मेकर्स की तरह। और टेक्निकल फील्ड्स और लीडरशिप में फीमेल्स के एग्जाम्पल्स लिमिटेड दिखाए जाते हैं। और ये स्टूडेंट्स की करियर चॉइस और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। जेंडर्ड रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेशन भी टेक्स्ट बुक और करिकुलम में होता है। टेक्स्ट बुक्स में विमेन को डिपेंडेंट और सेकेंडरी टू मैन दिखाया जाता है, मेल्स को डिसीजन मेकर्स, गर्ल्स को एस ओबीडियंट एंड सॉफ्ट स्पोकन एंड बॉयज को ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। ये पोर्ट्रियल बच्चों की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू पावर एंड अथॉरिटी को शेप करती है। मीन्स बच्चे समझते हैं कि शक्ति और अधिकार किसके पास है। अब हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। टेक्स्ट बुक्स में प्रमोट मैस्कुलिनिटी एज स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, रैशनल, इंडिपेंडेंट एंड इमोशनली रिजर्व्ड, and femininity as caring, emotional, gentle, dependent and family oriented. हिडन करिकुलम एंड जेंडर कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो अनकहे होते हैं, लेकिन इनसे भी लैंगिक भूमिका या लैंगिक जो पहचान बनती है। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट फेवरिंग बॉयज, टीचर्स गिविंग मोर अटेंशन टू मेल स्टूडेंट्स, असाइनिंग क्लीनिंग टास्क टू गर्ल्स, लीडरशिप रोल्स ऑफन गिवन टू बॉयज। और ये जो इनफॉर्मल या हिडन प्रैक्टिसेस होती हैं ये जेंडर हिरार्कीज को रीइंफोर्स करती हैं। करिकुलम में अभी पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे कि ऐसी स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है जिसमें विमेन को लीडरशिप रोल्स में और रिफॉर्मर्स की तरह दिखाया गया है। इनमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज की गई है और बैलेंस्ड इमेज प्रोवाइड की गई है ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। इनमें जेंडर इक्वालिटी की थीम्स को प्रमोट किया गया है और उसमें ऐसे चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है जो राइट्स और सोशल जस्टिस को प्रमोट करें।
बायस्ड रिप्रेजेंटेशन के कई हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हैं। इनसे लड़कियों का सेल्फ एस्टीम लो होगा, जिसे हम स्वमान कहते हैं, और बॉयज में फील प्रेशर टू कंफर्म टू रिजिड मैस्कुलिनिटी। लड़कों पर ये प्रेशर होगा कि वे जो सख्त मैस्कुलिनिटी है उसका पालन करें। करियर एस्पिरेशन भी रेस्ट्रिक्टेड होंगे, मीन जो करियर संबंधी अपेक्षाएं हैं वो भी सीमित हो जाएंगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नॉर्मल समझा जाएगा, और ये इनइक्वालिटी जनरेशंस टू जनरेशंस कंटिन्यू होती जाएगी। इनइक्वालिटी इज रिप्रोड्यूस्ड अगेन अक्रॉस generations. Friends, we are going to know the role of guidance and counseling in addressing gender and sexuality in culturally sensitive context. सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील परिप्रेक्ष्य या वातावरण में लिंग और यौनिकता से संबंधित मुद्दों से निपटने में शिक्षकों की क्या भूमिका है। सबसे पहले हम जानेंगे इन दो टर्म्स के बारे में, जेंडर और सेक्सुअलिटी। जेंडर मीन्स हु वी आर इन अ सोसाइटी। इट रिफर्स टू द सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ men, women एंड अदर जेंडर आइडेंटिटीज। ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाएं, व्यवहार और पहचान होती हैं, और ये एक्सप्लेन करती है कि सोसाइटी एक इंडिविजुअल से क्या एक्सपेक्ट करती है कि वे किस तरह से सोचें, व्यवहार करें और अपने सेक्स के बेसिस पर रोल्स को परफॉर्म करें, बेस्ड ऑन बीइंग मेल और फीमेल। सेक्सुअलिटी मीन्स हाउ डू वी फील और एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, हम किस तरह से महसूस करें या अपने आप को अभिव्यक्त करें। ये भी सोसाइटी, कल्चर और एजुकेशन शेप करती है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जेंडर और सेक्सुअलिटी दोनों ही हमारी पहचान के अभिन्न अंग हैं। दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, और टीचर्स कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट्स या डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते। टीचर्स आर ऑफन अनप्रिपेयर्ड टू डील विद रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट्स और डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और टीचर्स को इन सर्विसेज या इन स्किल्स की ज़रूरत इसलिए है ताकि वे स्टूडेंट्स की डाइवर्स आइडेंटिटी को समझ सकें और उनके प्रति एम्पैथी को डेवलप कर सकें। टू डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टूडेंट्स डाइवर्स आइडेंटिटीज एंड टू हैंडल जेंडर बेस्ड बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, किसी भी तरह के ताने भेदभाव से भी निपट सकें और खुद के स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस को हैंडल कर सकें या उनको ब्रेक कर सकें। टू ब्रेक देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेस। और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कल्चरल कंस्ट्रेंट्स और सेंसिटिविटी। टीचर्स ऑपरेट विद इन देयर ओन कल्चरल बिलीफ एंड कम्युनिटी नॉर्म्स। टीचर्स के भी कुछ बिलीफ्स होते हैं और वे भी कम्युनिटी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स डाइवर्स कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, और इसके लिए सेंसिटिविटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मीन्स ये बहुत ज़रूरी है। इसको हमें इम्पोज नहीं करना है, लेकिन उनको गाइड करना है विद रेस्पेक्ट एंड अवेयरनेस। संवेदनशीलता आवश्यक है, इसको थोपना नहीं है, सम्मान और जागरूकता के साथ मार्गदर्शन देना है। अब हम जानते हैं कि टीचर्स क्या कॉमन चैलेंजेस फेस करते हैं इसको एड्रेस करने में। उनको पेरेंट्स और कम्युनिटी के बैकलैश का डर होता है, मीन्स उनको उनकी प्रतिक्रिया का डर होता है, और उनमें वो ट्रेनिंग नहीं होती कि वे जेंडर और सेक्सुअलिटी रिलेटेड इश्यूज को हैंडल कर सकें। लैक ऑफ ट्रेनिंग इन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इश्यूज, इंटरनल डिस्कम्फर्ट या लैक ऑफ वोकेबुलरी टू डिस्कस द इश्यूज। उनको ये पता नहीं होता है कि किस तरह से वे सहजता से इसको हैंडल करें, इन इश्यूज के बारे में चर्चा करें। उनके पास टर्म्स की कमी होती है, शब्दावली की कमी होती है, और वे इस टॉपिक से बचना चाहते हैं। टेंडेंसी टू अवॉइड द टॉपिक, वे इस उनमें ये इस विषय से बचने की प्रवृत्ति आ जाती है। अब हम जानते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्या भूमिका है इन दोनों को ही एड्रेस करने में। जेंडर और सेक्सुअलिटी को एड्रेस करने में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्या भूमिका। सबसे पहली जो भूमिका है वो ये है कि स्कूल में सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस को क्रिएट करना। टू क्रिएट सेफ एंड नॉन जजमेंटल स्पेसेस इन स्कूल्स, और स्टूडेंट्स की मदद करना ताकि वे अपनी पहचान को बिना डरे समझें। हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर आइडेंटिटीज विदाउट फियर। और जेंडर और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना, जैसे इमोशनल, सोशल एंड मेंटल चैलेंजेस। एड्रेस इमोशनल, सोशल एंड मेंटल चैलेंजेस रिलेटेड टू जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। अब हम जानते हैं कि टीचर्स कैसे जेंडर सेंसिटिव काउंसलर की भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहली भूमिका है बच्चों को ध्यान से सुने विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट। लिसन एक्टिवली एंड विदाउट जजमेंट। यूज इंक्लूसिव एंड रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। समावेशी और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना, और स्टूडेंट्स को गाइड करना टुवर्ड्स हेल्प एंड प्रोफेशनल सपोर्ट व्हेन नीडेड। जहां जरूरी हो, जहां आवश्यकता पड़े, छात्रों को उचित सहायता और मार्गदर्शन देना, और एनकरेज करना डायलॉग एंड अवेयरनेस इन द क्लासरूम। कक्षा में संवाद और जागरूकता को प्रोत्साहन देना। टीचर ट्रेनिंग में भी कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे टीचर एजुकेशन कोर्सेस में जेंडर और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड मॉड्यूल्स को इंक्लूड करना, वर्कशॉप्स प्रोवाइड करना, और कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करना, और कल्चरली कंटेक्चुअल केस स्टडीज पर डिस्कशन करना। डेवलप कल्चरली कंटेक्चुअल केस स्टडीज फॉर डिस्कशन। सांस्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त केस स्टडीज पर चर्चा कराना। ऑन द होल वी कैन से दैट टीचर्स को इन टॉपिक से डरना नहीं चाहिए और इनसे बचना भी नहीं चाहिए, और हम प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्किल्स से एक चेंज मेकर बन सकते हैं। और
A culturally aware and empathetic approach is very much essential. Friends, let's discuss about the identification of sexual abuse or violence and its verbalization. Firstly, we are going to know its meaning. Sexual violence refers to any forced, unwanted, and harmful sexual act done to a person without their consent. यौन हिंसा किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, दबाव या बिना सहमति के किया गया यौन कृत्य है जो व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है. इट इंक्लूड्स एक्ट्स दैट थ्रेटन अ पर्सन सेफ्टी, डिग्निटी एंड राइट्स. ये ऐसे एक्ट्स होते हैं जो एक व्यक्ति की सेफ्टी, डिग्निटी और राइट्स को थ्रेटन करते हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट सेक्सुअल अब्यूज. सेक्सुअल अब्यूज refers to the misuse of power or trust to involve a person, especially a child, in sexual activities against their will or without understanding. यौन शोषण का अर्थ है विश्वास या शक्ति का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति, विशेषकर बच्चों को अनचाही या अनुचित यौन गतिविधियों में शामिल करना. एंड बोथ सेक्सुअल अब्यूज और वायलेंस इंक्लूड एनी नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी. इन दोनों में ही किसी प्रकार की गैर सहमति वाली यौन गतिविधि शामिल होती है और ये फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और विजुअल हो सकती है. और इसके खिलाफ चुप्पी को तोड़ना पहला कदम होता है न्याय और उपचार की दिशा में. ब्रेकिंग साइलेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस एंड हीलिंग. चुप्पी तोड़ना न्याय और उपचार की दिशा में पहला कदम होता है. नाउ लेट्स नो अबाउट द साइंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. हम किस तरह से पहचाने के सेक्सुअल अब्यूज या वायलेंस हुआ है. सबसे पहला है सडन चेंज इन बिहेवियर और एकेडमिक परफॉर्मेंस. व्यवहार या पढ़ाई में अचानक बदलाव, अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन पीपल और प्लेसेस. कुछ लोगों या स्थानों से बचाव करना या उनसे दूर जाना. नेक्स्ट इज डिप्रेशन, एंजाइटी, विड्रॉल और एग्रेशन. अवसाद, चिंता, आत्म अलगाव या आक्रामकता. एंड फिजिकल साइंस लाइक ब्रूसेस और इंजुरीज. शरीर पर चोट या अन्य निशान. Now let's know about verbalizing the abuse. It means expressing the experience of abuse through words. शोषण के अनुभव को बोलकर व्यक्त करना. It means speaking out or putting into words the abuse that someone has experienced. किसी के साथ हुए शोषण या दुर्व्यवहार को शब्दों में व्यक्त करना. It includes telling, describing or reporting the abuse to another person such as teacher, parent, counselor or authority instead of keeping it silence. इसमें उस अनुभव को बताना, समझाना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति या अधिकारी को साझा करना शामिल होता है. और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये विक्टिम्स की मदद करता है अपनी पहचान या शक्ति को वापस पाने में. इट हेल्प्स विक्टिम्स रिक्लेम एजेंसी एंड ब्रेक द स्टिग्मा. शेयरिंग द एक्सपीरियंस कैन प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड ब्रिंग सपोर्ट. जब अनुभव साझा किए जाते हैं तो आगे की हानि रोकी जा सकती है और इससे समर्थन भी मिल सकता है. इट एनकरेजेस अदर विक्टिम्स टू कम फॉरवर्ड. ये अन्य पीड़ितों को भी आगे आने के लिए प्रेरित करता है. नाउ लेट्स नो व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स इन दिस. स्कूल्स एंड टीचर्स शुड क्रिएट अ सेफ एंड ट्रस्टेड एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स. स्कूल्स को स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण बनाना चाहिए. एम्पैथेटिकली सुनना चाहिए एंड अवॉइड विक्टिम ब्लेमिंग. सहानुभूति या समानुभूति से सुने और दोषारोपण से बचें. एंड रिफर केसेस टू काउंसलर्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज. मामलों को काउंसलर या बाल संरक्षण अधिकारियों को भेजें. नाउ लेट्स नो अबाउट सोसाइटल आउटलुक एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द फीमेल बॉडी. मीडिया एंड कल्चर ऑफन पोर्ट्रेस विमेन एज ऑब्जेक्ट्स. मीडिया और संस्कृति में अक्सर महिलाओं को वस्तु के रूप में दिखाया जाता है एंड ये कंट्रीब्यूट करता है वायलेंस के नॉर्मलाइजेशन में. इससे हिंसा को सामान्य माना जाने लगता है. एंड इट इज नीडेड टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम ऑब्जेक्टिफिकेशन टू रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी. दृष्टिकोण को वस्तुवादी सोच से सम्मान और गरिमा की ओर मोड़ना आवश्यक है. इसको दूर किया जा सकता है बाय कॉम्बैटिंग सोसाइटल साइलेंस एंड विक्टिम शेमिंग. फर्स्ट इज प्रमोट कंसेंट एजुकेशन एंड जेंडर सेंसिटिविटी. सहमति आधारित शिक्षा और लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए. चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड पेट्रियार्कल नॉर्म्स. रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती देना. एंड टू एनकरेज सर्वाइवर्स टू स्पीक विदाउट फियर और शेम. पीड़ितों को बिना डर या शर्म के बोलने के लिए प्रेरित करना. नाउ लेट्स नो अबाउट द सपोर्ट मैकेनिज्म्स. पहली जो जरूरत है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल काउंसलर्स एंड हेल्पलाइंस. विद्यालय में काउंसलर और हेल्पलाइन की उपलब्धता होनी चाहिए. पीयर सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए. छात्रों के सहयोग समूह एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए. सो एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन आर वेरी मच नीडेड टू एड्रेस सेक्सुअल अब्यूज. समय पर पहचान और खुला संवाद यौन शोषण से निपटने की कुंजी है. एंड टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स. शिक्षक छात्रों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वी मस्ट वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट, अवेयरनेस एंड सेफ्टी. हमें मिलकर सम्मान, जागरूकता और सुरक्षा की संस्कृति बनानी चाहिए. Friends, we are going to discuss two topics. They are sex education and perception of safety at school, home and beyond. Firstly, we are going to know the meaning of sex education. This education provides knowledge about body changes, relationships and responsible behavior. ये शरीर के बदलाव, रिश्ते और जिम्मेदार व्यवहारों की जानकारी प्रदान करती है. ये स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करती है अबाउट ह्यूमन बॉडी, ग्रोइंग अप, रिलेशनशिप्स, रेस्पेक्ट एंड पर्सनल सेफ्टी. और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा बच्चे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस को समझ पाते हैं, रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले पाते हैं और खुद के और दूसरों के बारे में रेस्पेक्ट को डेवलप कर पाते हैं. ये बायोलॉजी के बियॉन्ड जाती है क्योंकि ये सिर्फ जैविक जानकारी नहीं है, इसमें इमोशनल, सोशल और सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है. और सेंस ऑफ सेफ्टी स्टूडेंट्स की सेक्सुअलिटी को समझने में मदद करती है और उनको एक्सप्रेस करने में भी
मदद करती है। अ सेंस ऑफ सेफ्टी इन्फ्लुएंसेस हाउ यंग पीपल अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस सेक्सुअलिटी। और जिन स्टूडेंट्स की सेक्सुअलिटी के प्रति पॉजिटिव नोशंस है, मीन्स उनकी अवधारणाएं पॉजिटिव हैं, तो उनके रिलेशनशिप्स भी रिस्पेक्टफुल होते हैं और उनकी चॉइसेस भी सेफ होती हैं। यौनिकता की सकारात्मक अवधारणाएं जब होती हैं तो रिश्ते सम्मानजनक होते हैं और वे सुरक्षित निर्णय ले पाते हैं। सेक्स एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स की मदद करती है उनकी बॉडी राइट्स और बाउंड्रीज को समझने में। और जब सेक्स एजुकेशन को प्रोवाइड की जाती है तो मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स कम होते हैं और वे इन्फॉर्म्ड और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। मीन्स ये एनकरेज करती है सूचित और सम्मानजनक व्यवहार को। आइए जानते हैं टीचर की क्या भूमिका है सेक्स एजुकेशन में। टीचर्स को नॉन जजमेंटल होना चाहिए और इन्फॉर्म रहना चाहिए। मीन्स उनको जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए और उन्हें इंक्लूसिव और एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। मीन्स समावेशी और उम्रानुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वे क्वेश्चंस पूछें और उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। अब आइए जानते हैं परसेप्शन ऑफ सेफ्टी के बारे में। इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स फीलिंग और बिलीफ अबाउट बीइंग सेफ इन अ गिवन सिचुएशन। इसका मतलब है किसी परिस्थिति में सुरक्षित महसूस करने की भावना। इट मीन्स हाउ सेफ अ पर्सन फील्स वेदर और नॉट दे आर इन एक्चुअल डेंजर। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान, स्थिति या लोगों के बीच खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है। और ये कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट, ट्रस्ट, सोशल बिहेवियर एंड सपोर्ट सिस्टम। परसेप्शन ऑफ सेफ्टी तब होती है जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो या हमें भरोसा हो। जब ये फैक्टर्स कम होते हैं तो परसेप्शन ऑफ सेफ्टी कम हो जाती है। आइए जानते हैं कि स्कूल में ये सेफ्टी का परसेप्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। स्कूल में हमें ओपन डायलॉग को एनकरेज करना चाहिए। मीन्स खुली चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए और टीचर्स को जेंडर सेंसिटिव और ट्रेंड होना जरूरी है। और स्कूल्स में हैरेसमेंट और बुलिंग के खिलाफ या इसके अगेंस्ट पॉलिसीज होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि होम को हम सेफ कैसे बना सकते हैं। जो घर है वह पहली जगह होती है किसी भी व्यक्ति की, तो इसको हम सेफ कैसे परसीव करा सकते हैं। सो पेरेंट्स को सेक्स रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड या सप्रेस नहीं करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स ऐसी बातों से बचते हैं या उन्हें दबा देते हैं। उनको ये ज़रूरी है कि वे पॉजिटिव और ओपन कम्युनिकेशन को फोस्टर करें। पॉजिटिव एंड ओपन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। सकारात्मक और खुला संवाद बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है और जो भी उनके मन में डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स नो हाउ वी कैन एनकरेज परसेप्शन ऑफ सेफ्टी इन सोसाइटी। सोसाइटल नॉर्म्स, मीडिया एंड पीयर प्रेशर हेवीली इन्फ्लुएंस यूथ। युवाओं को ये सभी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक मान्यताएं, मीडिया और साथियों का दबाव। अनसेफ एनवायरनमेंट जैसे पब्लिक प्लेस, इंटरनेट, ये फियर और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये जरूरी है कि उनके अंदर अवेयरनेस हो और सपोर्ट सर्विसेज का एक्सेस हो। जागरूकता और सहायक सेवाएं उन तक पहुंचे, ये आवश्यक है। आइए जानते हैं पॉजिटिव नोशंस ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के प्रति पॉजिटिव नोशन तभी आएगा जब रेस्पेक्ट, कंसेंट, इक्वालिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये वैल्यूज होंगी। सो दीज वैल्यूज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जैसे समान, सहमति, समानता और जिम्मेदारी। यदि सेक्सुअलिटी हेल्दी है तो इमोशनल वेलबींग भी बढ़ेगी। स्वस्थ यौनिकता भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देती हैं और ये युवाओं को एम्पावर करती हैं सेफ और रेस्पेक्टफुल चॉइसेस के लिए। ये युवाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती हैं। सो एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट सेक्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड सेफ, इन्फॉर्म्ड एंड एम्पैथेटिक यंग सिटीजन्स। स्कूल, घर और समाज में सेफ्टी ये तय करती है कि युवा सेक्सुअलिटी को कैसे अनुभव करते हैं और उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ओपन डायलॉग एंड पॉजिटिव वैल्यूज मस्ट बी कल्टिवेटेड अक्रॉस ऑल स्पेसेस। मीन सभी जगहों पर खुली बातचीत और सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देना जरूरी है। लेट्स नो अबाउट द रोल ऑफ मीडिया इन रीइंफोर्सिंग जेंडर रोल्स इन पॉपुलर कल्चर एंड स्कूल्स। मीडिया एक पावरफुल टूल है सोशल बिलीफ्स और आइडेंटिटीज को शेप करने का। और पॉपुलर कल्चर जो मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है उसमें कई बार स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स भी होते हैं। मीडिया से प्रभावित लोकप्रिय संस्कृति में अक्सर लिंग आधारित रूढ़ियां होती हैं। एंड दीज पोर्ट्रियल्स इन्फ्लुएंस स्कूल एनवायरनमेंट एंड स्टूडेंट एटीट्यूड्स। ये चित्रण विद्यालयी वातावरण और छात्रों के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अब हम जानते हैं मीडिया किस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रोपिगेट करता है। फर्स्ट, women आर शोन एज इमोशनल, पैसिव और डोमेस्टिक। उनको भावुक, निष्क्रिय और घरेलू भूमिका में दिखाया जाता है। मेन आर शोन एज स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव एंड डिसीजन मेकर्स। पुरुषों को मजबूत, आक्रामक और निर्णयकर्ता के रूप में दिखाना। एड्स, टीवी शोज, फिल्म, सॉन्ग्स रीइंफोर्स दीज फिक्स्ड रोल्स। विज्ञापन, टीवी शोज, फिल्म और गाने इन भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं और ये चिल्ड्रन और यूथ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यंग माइंड्स इंटरनलाइज मीडिया पोर्ट्रियल्स एज नॉर्म्स। युवा मन मीडिया के चित्रण को सामान्य मान लेते हैं और ये उनके एस्पिरेशंस, बिहेवियर और आइडेंटिटी फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये उनके लक्ष्य, व्यवहार और पहचान निर्माण को प्रभावित करते हैं और ये पीयर प्रेशर क्रिएट करते हैं टू कंफर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस। ये लिंग और अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दबाव उत्पन्न होता है। स्कूल कल्चर में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। जेंडर बिहेवियर को या तो रिवार्ड किया जाता है या क्रिटिसाइज किया जाता है। लिंग आधारित व्यवहार को या तो प्रोत्साहन मिलता है या आलोचना।
लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है स्पोर्ट्स और लीडरशिप के लिए। लड़कियों को खेल और नेतृत्व से हतोत्साहित किया जाता है। एंड बॉयज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू शो इमोशंस। लड़कों को भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति नहीं होती है। नाउ लेट्स नो व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन चैलेंजिंग मीडिया स्टीरियोटाइप्स। फर्स्ट इज क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी को एनकरेज करना। आलोचनात्मक मीडिया साक्षरता को प्रोत्साहित करना ताकि वो मीडिया में जो भी दिख रहा है उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सके। यूज क्लासरूम डिस्कशंस टू डीबंक मिथ्स। कक्षा में चर्चाओं के माध्यम से मिथकों का खंडन करना। एंड शोकेस डाइवर्स एंड नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल मॉडल्स। विविध और गैर रूढ़िबद्ध आदर्श प्रस्तुत करना। मीडिया एक पावरफुल टूल हो सकता है पॉजिटिव चेंज लाने में। ये जेंडर इक्वालिटी को डॉक्यूमेंट्रीज, कैंपेन्स और स्टोरीज के थ्रू प्रमोट कर सकता है। ये ऐसी स्टोरीज को हाईलाइट कर सकता है जिसमें विमेन को एम्पावर्ड दिखाया है और मैन को सेंसिटिव। सशक्त महिलाओं और संवेदनशील पुरुषों की कहानियों को उजागर करना। एंड यूज सोशल मीडिया फॉर अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। जागरूकता और समर्थन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना। Now, there are some recommendations to schools or for schools. First is to include media analysis in the curriculum. पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम में मीडिया विश्लेषण को शामिल करें। ऑर्गेनाइज मीडिया लिटरेसी वर्कशॉप्स। मीडिया साक्षरता कार्यशालाओं का आयोजन करें। एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्रिएट जेंडर सेंसिटिव कंटेंट। छात्र छात्राओं को लिंग संवेदनशील सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करें। ऑन द होल वी कैन से दैट मीडिया शेप्स पॉपुलर बिलीव्स एंड स्कूल कल्चर। एजुकेटर्स को स्टूडेंट्स को इक्विप करना है ताकि वो मीडिया को क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। Educators must equip students to critically engage with media, and schools should promote gender equality in and outside the classroom. Thank you so much. Friends, let's know about gender equality education, regional context and role of institutions. Firstly, we are going to know the meaning of gender equality. It means that all people, regardless of being male, female or any other gender, are treated equally. लैंगिक समानता का अर्थ है कि सभी को समान समझा जाए, चाहे चाहे वह किसी भी लिंग के हों। इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि एजुकेशन, वर्क, फैमिली और सोसाइटी में इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रेस्पेक्ट सभी को मिले। नो वन इज ट्रीटेड बेटर और वर्स बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन का मेन एम है डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना और इक्वल राइट्स को प्रमोट करना। इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, रिलीजन, कास्ट एंड मीडिया जेंडर रोल्स को शेप करते हैं और रीजनल वेरिएशंस भी जेंडर के परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं। रीजनल वेरिएशंस इम्पैक्ट हाउ जेंडर इज परसीव्ड एंड प्रैक्टिस्ड। रीजनल डिफरेंसेस भी जेंडर इक्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं और जिसकी वजह से एजुकेशनल एक्सेस इम्पैक्ट होता है। अर्बन and rural settings show differing attitudes and access to education. Regional customs and languages influence gender norms. क्षेत्रीय रीति रिवाज और भाषाएं जो होती हैं वह लैंगिक मान्यताओं को प्रभावित करती हैं। कुछ रीजन्स में जेंडर रोल्स बहुत ही रिजिड है ड्यू टू ट्रेडिशनल बिलीव्स। पारंपरिक मान्यताओं की वजह से कुछ क्षेत्रों में लैंगिक भूमिकाएं अधिक कठोर होती हैं। आइए जानते हैं फैमिली की क्या भूमिका है। फैमिली फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होती है जो जेंडर रोल्स को इम्पार्ट करती है, सिखाती है और हमारी जेंडर बेस्ड एक्सपेक्टेशंस घर से ही शुरू हो जाती हैं। फैमिली एक इंपॉर्टेंट एजेंसी बन सकती है सपोर्ट प्रोवाइड करने में और जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन को इम्पार्ट करने में। अब हम जानते हैं कास्ट और रिलीजन के रोल के बारे में। कास्ट सिस्टम हिरार्किकल रोल्स इंपोज करता है जिसकी वजह से जेंडर मोबिलिटी, लैंगिक गतिशीलता प्रभावित होती है। और कई रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ और उनकी जो व्याख्याएं होती हैं वो इक्वालिटी को सपोर्ट भी करती हैं और कई बार हिंडर भी करती हैं। ये समर्थन देती हैं समानता को या बाधा बन जाती हैं। आज के समय में कई रिफॉर्म्स चल रहे हैं, रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे हैं जो इन नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं। नाउ लेट्स नो द रोल ऑफ कल्चर एंड मीडिया। कल्चर शेप्स द आइडियल्स ऑफ मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। सांस्कृतिक आदर्श भी छवियों को बनाते हैं या उसको निर्धारित करते हैं। मीडिया कई बार स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करता है, ये उसे चैलेंज भी कर सकता है। पॉपुलर कल्चर जेंडर बिहेवियर्स को नॉर्मलाइज करता है कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। लॉ एंड स्टेट की भूमिका को जानते हैं। लॉ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लॉस प्रोटेक्ट अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। स्टेट पॉलिसीज प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। राज्य नीतियां बालिकाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस में है। इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस रिमेन चैलेंजेस। नाउ लेट्स नो द रोल ऑफ स्कूल एज अ चेंज एजेंट। स्कूल कैन चैलेंज स्टीरियोटाइप्स थ्रू करिकुलम एंड पेडागोजी। विद्यालय पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के माध्यम से रूढ़ियों को चुनौती दे सकते हैं। टीचर्स कैन बिकम रोल मॉडल्स एंड टीच इक्वालिटी। टीचर्स एक आदर्श बन सकते हैं जो समानता को सिखाएं। एंड दे कैन ऑल्सो प्रमोट डायलॉग ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस एंड रीजनल कंटेक्स्ट। शिक्षक संस्थागत प्रभाव और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा को बढ़ावा दे सकते हैं। ऑन द होल वी कैन से जेंडर इक्वालिटी इज नॉट जस्ट अ स्कूल इशू, इट इन्वॉल्व्स फैमिली, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ विद्यालय की समस्या नहीं है, इसमें फैमिली, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट क्रिटिकली एंगेज विद रीजनल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस। शिक्षा को क्षेत्रीय और संस्थागत प्रभावों के साथ क्रिटिकली एंगेज होना जरूरी है। सभी स्टेक होल्डर्स को एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए कोलैबोरेट करना चाहिए।
Friends, in this video, we are going to discuss the importance of life skills courses in schools to address issues related to gender identity, roles, and body positivity. Firstly, we are going to know the meaning of life skills. Life skills help us to live a better, balanced, and responsible life. जीवन कौशल हमें बेहतर, संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण जीवन जीने में मदद करती हैं. And these are basic abilities that help a person to handle daily life effectively. ये ऐसी क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं से सही तरीके से निपटने में मदद करती हैं. ये हमें क्लियरली थिंक करने में, इमोशंस को मैनेज करने में, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में, सही डिसीजन लेने में, दूसरों की रेस्पेक्ट करने में और कॉन्फिडेंटली जीने में मदद करती हैं. लाइफ स्किल्स एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करती है. ये टूल प्रोवाइड करती है ताकि हम रेस्पेक्टफुली, इंक्लूसिव वे में खुद को और दूसरों को समझ सकें. और एडोलेसेंट डेवलपमेंट के लिए जेंडर आइडेंटिटी और बॉडी इमेज दोनों ही समझना बहुत ज़रूरी है. आइए जानते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी और रोल से रिलेटेड लाइफ स्किल्स एजुकेशन में स्कूल्स में क्या होना चाहिए. सो अ कोर्स इज टू बी इंक्लूडेड सो दैट डिस्कशंस ऑन जेंडर कैन बी मेड. लिंक पर चर्चाएं की जाए एज अ स्पेक्ट्रम नॉट अ बाइनरी. इसका मतलब है कि मल्टीपल डायमेंशंस में डिस्कशन किए जाएं, सिर्फ दो ऑप्शंस के रूप में नहीं. कई एक्टिविटीज करानी चाहिए ताकि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज किया जा सके और स्टीरियोटाइप्स के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए ताकि इन स्टीरियोटाइप्स को वो क्वेश्चन करके गहराई से सोच के समझ सके और उनके इफेक्ट को जान सके. आइए जानते हैं परफॉर्मेटिविटी क्या होती है. परफॉर्मेटिविटी मीन्स हाउ इंडिविजुअल्स इनैक्ट एंड एक्सप्रेस जेंडर. कि लोग किस तरह से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं और किस तरह से वे जीते हैं या एक्ट करते हैं. लाइफ स्किल्स स्टूडेंट्स की मदद करती है ताकि वे अपनी आइडेंटिटी को सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जाकर एक्सप्लोर कर सके. सामाजिक अपेक्षाओं से परे जाकर अपनी पहचान को समझने में सहायता ये लाइफ स्किल्स प्रदान करती है. रेस्पेक्टिंग डाइवर्स जेंडर एक्सप्रेशंस इन सेल्फ एंड अदर्स, ताकि वे डाइवर्स जेंडर एक्सप्रेशंस को रेस्पेक्ट कर सके, स्वयं में भी और दूसरों में भी. आइए जानते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव बॉडी इमेज को हम बना सकते हैं. फर्स्ट इज बाय एड्रेसिंग मीडिया इन्फ्लुएंस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. मीडिया से प्रभावित सौंदर्य मानकों पर चर्चा करके एनकरेजिंग एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन ऑफ ऑल बॉडी टाइप्स. सभी शरीर प्रकारों की स्वीकृति और सराहना को प्रोत्साहित करके. एंड बाय लिंकिंग सेल्फ वर्थ विद कैरेक्टर नॉट अपीयरेंस. आत्म मूल्य के रूप से नहीं, व्यक्तित्व से इसको जोड़ना चाहिए. Now let's know how to promote self-esteem and confidence by developing communication, empathy and decision-making skills. संप्रेषण, सहानुभूति, इसको समानुभूति भी कहा जाता है. और निर्णय क्षमता का विकास करके by encouraging students to express feelings without fear or shame. बिना डर या शर्म के अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना. And by reinforcing identity through affirmation and positive feedback. सकारात्मक प्रतिक्रिया और स्वीकृति के माध्यम से पहचान को सशक्त करना. टीचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं by facilitating inclusive and safe discussions. समावेशी और सुरक्षित चर्चाओं को प्रोत्साहित करके. बाय मॉडलिंग नॉन स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, गैर रूढ़िबद्ध व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करके. एंड बाय रेस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स प्रेफर्ड नेम्स, प्रोनाउंस एंड आइडेंटिटीज. छात्रों के पसंदीदा नामों, सर्वनामों और पहचान का सम्मान करके. देयर आर सम रिकमेंडेशंस. फर्स्ट इज टू इंटीग्रेट जेंडर एंड बॉडी इमेज मॉड्यूल्स इन लाइफ स्किल्स करिकुलम. जीवन कौशल पाठ्यक्रम में लिंग और शारीरिक छवि से संबंधित इकाइयों को शामिल करके. बाय कंडक्टिंग इंटरैक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड सेशंस. संवादात्मक और गतिविधि आधारित सत्र आयोजित करके. बाय पार्टनरिंग विद काउंसलर्स एंड एनजीओ फॉर इफेक्टिव डिलीवरी. काउंसलर और एनजीओ के साथ सहयोग स्थापित करके. So as a conclusion, we can say that life skills education is very much important because it empowers students with self awareness and resilience. ये respect for diversity and healthy self expression को प्रमोट करती है. और schools को एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए जहां पर जेंडर से रिलेटेड डायलॉग हो सके और अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को वो पहचान सके. थैंक यू सो मच.